हेलो कंगन। हेलो। खुद भी आ गया। कैसा चल रहा है कंगन आपका? बस सही चल रहा है। और कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं आजकल? आजकल मैं एक दो वेबिनार्स कर रही हूँ। फिर मैंने एक ऑर्फनेज के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था एनजीओ के साथ वो करके। तो वाह, फिर उसके भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। तो और स्कूल के क्लासेस तो वही है। बहुत अच्छा है यार। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। हेलो भैया। नहीं क्या करती है, अभी लॉकडाउन में कुछ था भी नहीं करने को, और फिर मेरे को फील भी हुआ कि हम सब क्लासेस कर रहे हैं, उन लोग को क्लासेस करने को नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर ऐसे दिया। लोगों को पता है सोशल प्रेन्योर कहते हैं, मतलब जो कि सोसाइटी के लिए सोचते हैं। और दीपक भी आ गया है। हेलो दीपक, कैसे हो भाई? हेलो भैया, बस बढ़िया। अच्छा, याद है ना आखिरी बार कहाँ तक करा था? दोनों बताओ। हाँ भैया। मैं कह रहा हूँ दोनों को अभी तक, कंगन और दीपक दोनों को अभी तक इंडिगो जितना सिखाया उतना समझ आ गया ना? हाँ भैया। हाँ हाँ। चंदू भी आ गई है। स्नेहा भी आ गई है। ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने भी। हेलो स्नेहा, आप सुन पा रहे हो मेरे को? इतने चलो मैं वो खोलता हूँ। हेलो स्नेहा, कैसे हो आप? हेलो चंदू, स्नेहा, आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस। हेलो। हेलो। तो इंडिगो अभी तक समझ आ रहा है? क्या कहानी है? इंडिगो में क्या क्या, कैसे कैसे हम चले? ठीक है। और स्नेहा आपको? तो स्नेहा आपकी तो पहली क्लास है ना? हाँ सर, पहला क्लास है। हाँ, तो मैंने कल आपको जो जो दिए थे पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग दी थी, उनको आपने कुछ देखा? किसी एक वीक को स्टार्ट वार्ट करा देखना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो आप अभी इंडिगो, हम बीच में है इंडिगो चैप्टर के, आधा कर चुके हैं, आधा बचा है। ठीक है, तो आपको मैं दे दूंगा सारी रिकॉर्डिंग्स। आपको समझ भी आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, आप परेशान जी मत होना। आज थोड़ा बीच में से स्टोरी शुरू होगी। ठीक है? जी। ठीक। हेलो पीयूष, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। तो सही है फिर यस आज। सर। अगर सब बढ़िया है तो फिर शुरू करते हैं अपनी कहानी को, है ना? यस सर। हाँ। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो, हो गया मेरा स्क्रीन शेयर? दिख रहा है मेरा स्क्रीन ना? हाँ हाँ। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। दिख रहा है ये? कहाँ से मिलते हैं आपको ये सब? पता नहीं, मिल जाते हैं यार। हमें तो चलो, मिलता ही नहीं, बस इंस्टाग्राम में एक दो मीम स्क्रॉल करने से भले मिल जाए। मेरे को लोग भेजते रहते हैं, मेरे अच्छा। दोस्त वोस्त। दीपक भी भेजता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। चलो, हमने कहाँ तक लिया था? 50 पेज पे थे हम। और वॉइस ऑफ कॉन्शियंस पे हमने करा था कि गांधी जी उनको बोलते हैं। अभी तक का सिनारियो मैं तुम्हें 2 मिनट में बता देता हूँ। क्या हुआ है कि गांधी जी अब चंपारण आ गए हैं। और चंपारण से वो जा रहे थे, हाथी पे बैठकर। अब एक किसान के साथ मैल ट्रीटमेंट हुआ था, उसको देखने जा रहे थे कि क्या मैल ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन वहां पे ही उसको उनको ओवरटेक कर लिया एक पुलिस कमिश्नर के मैसेंजर ने। और उनको बोला कि आपको आपके लिए एक मैसेज है कि आप चंपारण को इमीडिएटली क्विट कर दो।
गांधी जी ने वो जो ऑर्डर दिया था पुलिस कमिश्नर ने उनको, उसको डिसोबे कर दिया और इसीलिए अगले दिन ही उन्हें कोर्ट बुला लिया गया। ठीक है, अब जब उन्हें कोर्ट बुला लिया गया है तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को बोला कि आप अपने जितने भी इन्फ्लुएंस वाले दोस्त हैं उन सबको बुला लो और ये खबर पूरे पूरे चंपारण, मोतिहारी और ये मुजफ्फरपुर जो कि 202 किलोमीटर दूर है उससे, वहां तक फैल गई और सारे लोग चल चल के चंपारण आ गए हैं गांधी जी का सपोर्ट करने। चंपारण की जो गलियां हैं वो लोगों ने भर दी हैं, काली कर दी हैं, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है। और इस वक्त ब्रिटिशर्स की हालत बहुत खस्ता हो रखी है। ठीक है, और वो गांधी जी का सपोर्ट ले रहे हैं, गांधी जी की हेल्प से ही क्राउड को कंट्रोल करवा पा रहे हैं। और जो उनका, हाँ देखो अब यहाँ से मैं तुम्हें फटाफट बताता हूँ। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक, और इतने सारे लोग गांधी जी के सपोर्ट में आ गए कि कैसे वो उनका जो मसीहा जो उनकी मदद करने आया था गांधी जी, कैसे वो ब्रिटिशर्स गांधी जी को जेल में डाल सकते हैं। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, और उनको नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी केस लड़के आ चुके थे ब्रिटिश के खिलाफ। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, और उनको सिर्फ ये पता था कि एक महात्मा, एक आदमी जिसका नाम महात्मा है, एक महान आत्मा है जो कि उनकी हेल्प करने आया था, वो ट्रबल में थे। मतलब कि जो एक महात्मा जो कि किसानों की मदद के लिए आया था, अब वो खुद मुसीबत में पड़ गया है विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज, और इसीलिए अब वो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एकदम से कोई चीज एकदम से करना, तो उन्होंने एकदम से वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा नहीं हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा मसीहा जो हमारे लिए केस लड़ने आया है उसकी हेल्प हमें करनी है, उसको सपोर्ट हमें करना है। So their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of British. और उन्होंने एक स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन करा, प्रोटेस्ट करा, भीड़ इकट्ठा करी और कोर्ट के पास पहुंच गए, कोर्ट एरिया को घेर लिया इन थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स में लोग थे। सोचो उस वक्त अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। और ये उनका बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, लिबरेशन मतलब फ्रीडम, ये शुरुआत थी उनकी उनके डर को खत्म करने। कौन सा डर है दीपक बताएगा, कौन से डर की बात चल रही है यहाँ पे? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फियर पैदा कर दिया गया था अभी तक, हाँ उनके अंदर, कि मतलब अभी तक कितना एक्सप्लॉइट कर चुके थे ब्रिटिशर्स फार्मर्स को। पहले उनसे उनकी जमीन ले ली, फिर उनको बोला कि 15% जमीन पे इंडिगो होगा और हमको उसमें टैक्स दो, फिर बोला कि अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है 15% उगाना, हमें और पैसे दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो इतने सारे एक्सप्लॉइटेशन जो सह चुके थे, अब वो नहीं सहेंगे। जो हमारे किसान है अब वो कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं सहेंगे, और ये उनके डर, ये उस डर के खत्म होने की शुरुआत। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम ये देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, और जो हमारे ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको पावरलेस लगा, उनको लगा कि अब उनके हाथ में ताकत नहीं है। गवर्नमेंट उनकी है, पुलिस उनकी है, जमीन उनकी है, लैंडलॉर्ड्स भी उनके हैं, जज उनका है जो कोर्ट में बैठा है, लेकिन फिर भी वो पावरलेस फील कर रहे थे विदाउट गांधीज कॉपरेशन। क्यों कर रहे थे, कोई बताना चाहेगा? कंगन बताओगे? क्यों? ब्रिटिशर्स हेल्पलेस क्यों, पावरलेस और हेल्पलेस क्यों फील कर रहे थे? पुलिस उनकी है, गवर्नमेंट उनकी है, जमीन उनकी है, जज जो बैठा है कोर्ट में वो भी उनका है, तब भी पावरलेस क्यों थे ब्रिटिशर्स? क्योंकि वो जो क्राउड था वो सिर्फ, मतलब पूरा क्राउड जो था वो गांधी को सपोर्ट कर रहा था वहां पर। एग्जैक्टली तो हजारों में लोग सड़कों पे उतर आए थे, हजारों में जो किसान थे, गरीब किसान थे, वो सड़कों पे उतर आए थे और वो अपने मसीहा को बचाना चाहते थे। और अगर आज गांधी जी को जेल में डाल दिया तो एक एक ब्रिटिशर को चुन चुन के मारा जाएगा वहां पे, ऐसा सिनारियो क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा, कॉपरेट करा ब्रिटिशर्स के साथ, हंस हंस के कॉपरेट करा, जैसे कि ब्रिटिशर्स के साथ बहुत काइंडली बिहेव करा, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उनको हेल्प करा क्राउड को शांत कराने के लिए, ताकि क्राउड एजिटेट होकर चीजें तोड़ना वोड़ना ना शुरू कर दे। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और वो ब्रिटिशर्स के साथ गांधी जी बहुत पोलाइट और फ्रेंडली बिहेव करा। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, और एकदम उनको एकदम सबूत दे रहे थे, एकदम साफ सबूत दे रहे थे, दैट देयर माइट हिट हर्ट, मतलब उनकी जो ताकत थी, उनका जो जितना भी राज्य था, वो अब तक जो कि अनक्वेश्चन था और अब तक जिसका डर था,
could be challenged by the Indians. हिट हर्टो का मतलब होता है until now. तो अब तक जो उनका डर था, ड्रेड था, उनका फियर था, उनके अनक्वेश्चन पावर थी जो ब्रिटिशर्स की उस वक्त तक, वो अब इंडियंस अगर एक साथ मिल जाएं तो चैलेंज कर सकते हैं. ये दिखा दिया गांधी जी ने. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. और जो गवर्नमेंट थी वो तो मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मतलब कंफ्यूज हो गए. वो सोच रहे थे वी आर ब्रिटिशर्स, वी विल मतलब ओवरपावर दीज इलिटरेट फार्मर्स. बट असली में वो अनपढ़ किसान आज इन पढ़े लिखे ब्रिटिशर्स के ऊपर भारी पड़ गए. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. प्रोसिक्यूटर वो होता है जो आपके खिलाफ केस लड़ता है. जैसे गांधी जी अगर फार्मर्स के लिए केस लड़ रहे थे तो जो प्रोसिक्यूटर था वो फार्मर्स के अगेंस्ट केस लड़ रहा था. मतलब वो लैंडलॉर्ड के लिए केस लड़ रहा था. ठीक है. लैंडलॉर्ड माने जिनके खेतों पे हमारे इंडियन फार्मर्स काम कर रहे थे. शेयर समझ रहे हो ना लैंडलॉर्ड क्या होता है? बताओ. तो मतलब प्रोसिक्यूटर मतलब आपका एक लॉयर ही हो गया बेसिकली. अदालत देखिए कभी किसी ने? देखिए कभी कभार. हाँ, तो एक होता है केडी पाठक. एक साइड में एक लड़की भी हाँ. लड़की है उसके. एक हाँ. मतलब जब केडी पाठक एक मतलब केडी पाठक के पास जो उसका क्लाइंट होता है वो उसको बचाने के लिए लड़ता है क्योंकि वो जानता है कि वो मासूम है. लेकिन जो दूसरी तरफ से वकील लड़ता है वो उस मासूम क्लाइंट को गुनहगार प्रूव करने के लिए लड़ता है या लड़ती है जो भी. ठीक है. तो वो जो केडी पाठक है वो इस स्टोरी में गांधी जी हैं जो फार्मर्स के लिए लड़ रहे हैं. और जो वो लड़की एक लड़ती है उसको गुनहगार प्रूव करने के लिए क्लाइंट को, वो हमारे वो हो गए प्रोसिक्यूटर हो गया. उसको प्रोसिक्यूटर कहते हैं. ऐसे बोलते हैं ना प्रोसिक्यूटर साहब. कभी नहीं सुना? जॉली नहीं नहीं नहीं, वो तो समझ गई. लाइक जो ये तो एक लॉयर ही होता है ना, जो भी लड़ते हैं वो तो एक लॉयर ही होता है ना. हाँ, वो लॉयर ही हो गया. लेकिन हर कोई तो जाके वो लॉयर ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉयर था ना. वो ब्रिटिशर ही एक होगा. डिफेंडर होता है और एक जो भैया बता रहे वो होता है. दो टाइप के क्लासिफाई. हाँ, पूछ कंगन पूछ, कोई बात नहीं. नहीं, बस वही पूछ रही थी कि मतलब इसका मतलब लॉयर ही होता है ना, कि ब्रिटिशर की तरफ से इंडियन की तरफ से क्या मतलब है? लॉयर है. हाँ, देखो अब बात यह है कि पुलिस तो पुलिस होती है, लेकिन अगर जो पुलिस ब्रिटिशर्स की पुलिस है क्या वो कभी भी इंडियंस के साथ फेयर ट्रीटमेंट करेगी? नहीं. वैसे ही जो लॉयर अगर ब्रिटिशर्स ने हायर करा है, जो लॉयर ब्रिटिशर्स का है, और बहुत बड़ा चांस है कि ये जो लॉयर होगा ये भी एक ब्रिटिशर ही होगा. ठीक है. क्योंकि इतना पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था. बहुत कम इंडियंस इतने ज्यादा किस्मत वाले थे जैसे गांधी जी, जो कि अच्छे परिवार में पैदा हुए थे और पढ़ पा रहे थे उस वक्त. ठीक है. तो और लड़कियों का तो उस वक्त बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए थे वो तो, क्योंकि एक तो हम तकियानुसी थे इंडियंस और ऊपर से ब्रिटिशर्स आके एक्सप्लॉइट कर रहे थे. ठीक है. तो बोलना चाहता हूँ मैं इस बात से कि वो जो प्रोसिक्यूटर था वो था तो लॉयर ही, लेकिन वो ब्रिटिश लॉयर था. ब्रिटिशर्स की तरफ से केस लड़ रहा था वो. तो वो भी सच्चाई के लिए नहीं लड़ रहा था, वो सच्चाई के खिलाफ लड़ रहा था. ठीक है. हाँ. अच्छा. हाँ, तो स्नेहा आपको थोड़ी स्टोरी समझ आ रही है अभी तक? स्नेहा, पीयूष, चंदू? डाउट हो बीच में देखो. कंगन में की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है, वो अगर उसको इतना सा भी डाउट होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ने देती, वहीं पे रोक देती है और बिल्कुल समझ के ही छोड़ती है चीज को. तो बिल्कुल वैसे बनो, और क्योंकि वैसा बनना ही काम आएगा पेपर में. क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें ये स्टोरी क्लियर करनी है. ठीक है. तो कुछ भी ना समझ आए तो बीच में मेरे को बोलो ये समझ नहीं आया, और मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा. अगर मेरे को नहीं समझ आएगा तो मैं अगले दिन दूंगा, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा. इसमें कोई शक बात नहीं. ठीक है. तो कंटिन्यू करते. अभी तक समझ आया सबको? यस सर. दीपक भाई का अपना स्टार है, दीपक को तो आ ही रहा होगा समझ. हाँ भैया. ठीक. हाँ, तो गवर्नमेंट वाज बैफल्ड. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. और जो दूसरी तरफ से केस लड़ रहा था वकील, उसने बोला कि भाई आज तो केस कैंसिल कर दो सर आप. जज को बोला कि आज तो केस कैंसिल नहीं, मतलब पोस्टपोन कर दो, ये आज मत करो, आज तो खेल खत्म हो जाएगा हमारा. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. और अथॉरिटीज जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पुलिस कमिश्नर था, उन सबको भी अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करने का ख्याल आया. क्योंकि इतने सारे लोग, सोचो हजारों में लोग सपोज तुम्हारे घर को घेर ले
गॉड फॉरबिड कभी ना हो ऐसा, लेकिन अगर हजारों में लोग तुम्हारे घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाए तो तुम भी डर जाओगे ना सब, बताओ। यस सर। बिल्कुल। हाँ, तो वैसा ही ये ब्रिटिशर्स के साथ भी हो रहा है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी ने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई पोस्टपोन नहीं चाहिए, इसको देर मत करो। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट पढ़ी बताते हुए कि भाई मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। गांधी जी मतलब एक तरीके से गांधी जी यहाँ पे उनके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि वो कुछ भी कर ले उनको जेल में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हजारों में लोग आए हुए हैं। तो गांधी जी एक तो सच्चे बहुत थे, तो वो उन्होंने असली में ही लॉ ब्रेक तो करा ही था, चाहे अच्छे रीजन के लिए करा था, लेकिन लॉ तो ब्रेक करा था। तो वही वो अपनी स्टेटमेंट में पढ़कर सुनाएंगे। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, कि वो बोलते हैं ब्रिटिशर्स जज को बोलते हैं कि गुनाह मैंने ही करा है, मैंने एक गुनाह करा है और मैं इसको मानता हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व, और मैं इस गुनाह में इन्वॉल्व था। ही टोल्ड द कोर्ट, और पूरे कोर्ट को उन्होंने बताया कि हाँ मेरी गलती है इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। और क्यों गलती है? क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंसा था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंफ्यूजन, तो मेरे को ये कंफ्यूजन था कि मेरी क्या ड्यूटी है, इसलिए मैंने लॉ को ब्रेक करा। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। और वो बताते हैं मेरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है यहाँ पे कि एक तरफ तो मेरी ये ड्यूटी है, गांधी जी बोल रहे हैं कोर्ट से, जज से, एक तरफ तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं को कभी भी लॉ ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ, यूके से पढ़ के आया हूँ, तुम्हारे ही देश से। तो जब मैं यूके से पढ़कर आया हूँ और मैं एक लॉयर खुद हूँ और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, तो मेरे को एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना है एज अ लॉ ब्रेकर। टू और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या ड्यूटी है मेरी? टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस मतलब, ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है, और नेशनल सर्विस मतलब अपने देश के लिए मुझे सर्विस करनी है, अपने देश के लिए काम करना है। फॉर विच ही आई कम, और मैं अपने इन किसानों, जो किसानों के साथ गलत कर रहे हैं तुम्हारे लैंडलॉर्ड्स, उन्हीं का केस लड़ने के लिए आया हूँ। he disregarded the order to leave, और उन्होंने बताया कि मैं जो मेरे को ऑर्डर मिला था कि आप चंपारण से इसी वक्त निकल जाओ, वो मैंने डिसरिगार्ड करा, उसको मैंने डिसअबे करा, नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। और वो बताते हैं कि मैंने इस ऑर्डर को तो बिल्कुल करा, लेकिन मैं इस वक्त अपना गुनाह इसलिए कबूल कर रहा हूँ, नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, और मैं आप इस लॉफुल अथॉरिटी की कोई इज्जत नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस लॉफुल अथॉरिटी की इज्जत करता हूँ, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। और मैं एक मॉरल, मेरे अंदर एक मॉरल कॉन्शियंस है, एक आत्मा है जो मुझे बताती है क्या सही है और गलत है, और उसी को मानते हुए, ओबीडियंस मतलब उसको ओबे करने के लिए, तो उसी के लिए, उसी अपने आप को, अपने को अपनी मॉरल ड्यूटीज को निभाते हुए मैं अपने आप को लीड कर रहा हूँ गिल्टी, मैं अपना गुनाह मान रहा हूँ कि, और मैं ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, और वो कहते हैं कि बता दो आप मेरे को कि मेरी क्या सजा बनती है, पेनल्टी क्या है। यहाँ तक समझ आया? पहले सब ये बताओ, इसमें अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। वो लॉ ब्रेकर के बाद वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए ना, मतलब वो इन ओबीडियंस ऑफ द कंसाइंस एंड ऑल। धीरे धीरे आ रही है आवाज, बहुत तेज बोलो। लॉ ब्रेकर के बाद वाला पार्ट। अच्छा, लॉ ब्रेकर के बाद, हाँ हाँ, तो वो मतलब वो ना एक तरीके से पूरा स्टेटमेंट, गांधी जी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, पूरा स्टेटमेंट लिख कर गए थे, तो यहाँ पे वो प्रूफ भी है कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ही रेड अ स्टेटमेंट। और वो जब वो एक खुद भी यार लॉयर थे, उनको पता था कि कैसे केस लड़ते हैं, कैसे बोला जाता है जज के सामने, तो वो अपनी पूरी एक स्टेटमेंट लिख कर आए थे और बताते हुए, और उस स्टेटमेंट का क्या मतलब था, उस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या था, कि वो बताना चाहते थे कि वो गुनहगार है, उनकी गलती है, ठीक है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उसमें स्टेटमेंट में क्या 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 लिखा था, यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, पूरे बताता हूँ मैं तुमको। ही वॉज इन्वॉल्व, वो उसमें इन्वॉल्व थे, उस जिसके लिए उनको कोर्ट में, जिसके लिए उनका ट्रायल हो रहा है, ट्रायल समझते हो ना, जिसके लिए उनको कोर्ट में बुलाया गया है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसमें वो इन्वॉल्व थे, मतलब वो अपना गुनाह मान रहे हैं। नहीं नहीं, ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, बस वो सेकंड पार्ट का नहीं समझ आया, ऑन द अदर हैंड से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो यही कि वो लॉ ब्रेकर की तरह बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहते थे, और दूसरा पार्ट जो है वो है ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। और वो अपने आश्रम से, अहमदाबाद से यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस के लिए ही तो आए थे। उनको वहां पे राजकुमार शुक्ला मिला था लखनऊ में,
INC की कन्वेंशन, एनुअल कन्वेंशन में, और उसने उन्हें बताया था कि कितना बुरा हो रहा है इनके साथ, जो चंपारण के जो गरीब किसान है उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो गरीब किसानों की इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही गांधी जी यहाँ पे आए थे। तो ये ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस का मतलब वही है कि वो जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर थे, जो गरीब किसान थे, जिनके साथ ब्रिटिशर्स गलत गंदे गंदे खेल खेल रहे थे, 15% का उनसे इंडिगो ले रहे थे और उसके बाद उस 15% की लॉ को हटाने के लिए उनसे और पैसे ले रहे थे। तो इस इनजस्टिस की वजह से ही गांधी जी यहाँ पे आए थे और उसी को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस बोला गया। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर हुआ? बताओ सब। हाँ कंगन आप बताओ, हुआ ना क्लियर? हाँ क्लियर है। ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट हो गया था क्लियर है? बताऊं ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट बस वो वाला वॉइस। हाँ, कौन बोल रहा है? स्नेहा बोल रहे हो या चंदू बोल रहे हो? चंदू। हाँ बोलो चंदू। What is the meaning of ह्यूमैनिटेरियन का मतलब? पेनल्टी ड्यू नहीं पूछ रही है। पेनल्टी ड्यू। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पता नहीं क्यों, लेकिन आप किसका मतलब बता रहे हो? चैट में लिख के बता दो, कोई बात नहीं, चैट में लिख के भेज दो, मैं बता देता हूँ। पेनल्टी ड्यू पूछ रही है आई गेस वो। अच्छा पेनल्टी ड्यू, अच्छा पेनल्टी ड्यू मतलब वो अपनी सजा के बारे में पूछ रहे हैं कि पेनल्टी का मतलब होता है सजा। जैसे अगर आप चोरी करते हो तो आपको कुछ दिन जेल में रहना होता है और कुछ फाइन भरना होता है, तो उसको ही पेनल्टी कहते हैं। जब कोर्ट कोई सजा सुनाता है ना, तो उसको एज अ पेनल्टी, उसको पेनल्टी कहते हैं। क्लियर हुआ चंदू आपको? क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ भी हो आप पूछ लेना, और अगर आवाज क्लियर नहीं होगी तो आप बिल्कुल मेरे को चैट में लिख के भी पूछ सकते हो। बढ़िया एकदम, जूम तो बढ़िया बनाया गया है, जूम में सब है। ठीक है, हालांकि अब जियो मीट यूज करेंगे कभी ना कभी हम जरूर। हाँ तो ये बता दिया नॉट, और हाँ वो ये बोलते हैं कि मैंने ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और जब पुलिस कमिश्नर के मैसेंजर ने उनको ऑर्डर दिया, पुलिस कमिश्नर का, कि उनको चंपारण इसी वक्त ही लीव करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, तो उन्होंने उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, उसको डिसओबे किया। लेकिन फिर भी आज वो अपना गुनाह मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आई एम प्लीडिंग गिल्टी नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। तो वो बोल रहे हैं नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। और वो कह रहे हैं कि मैं इस कोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता हूँ, इस ब्रिटिश कोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा हूँ, पर इसलिए क्योंकि मैं अपनी मॉरल ड्यूटीज और अपनी अपनी एक कॉन्शियंस की आवाज को सुनना चाहता हूँ, जो कि एक हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग है। मतलब कि वो अपनी आत्मा की बात सुनना चाहते थे और उन्होंने कोई गलती करी है तो उसकी सजा जरूर लेंगे। एक तरीके से गांधी जी, तुम तो जानते हो गांधी जी बहुत सच्चे इंसान थे। अगर वो चाहे किसी की तरफ से भी केस लड़ रहे हो, अगर कुछ गलत है तो गलत है, ठीक है, उनके हिसाब से। और फिर उन्होंने ये बोल के आखिर बार में ये कहा कि मुझे मेरी सजा बता दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सजा काटने में। अब क्लियर हुआ सबको ये वाला पैरा? बताओ, अब क्लियर है? हाँ भैया। हाँ क्लियर। ठीक है, चंदू और क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, और स्नेहा आपको भी क्लियर है? हाँ सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दीपक भाई आराम से देखना, अब मजा आने वाला है। ठीक है, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। और उन्होंने कह दिया कि अब हम 2 घंटे बाद आपको कोई भी फैसला जो कोर्ट सुनाएगा वो 2 घंटे की रिसेस के बाद सुनाएगा। रिसेस क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? कंगन आप बताओगे रिसेस क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक, एग्जैक्ट। ब्रेक, रिसेस एक इनफॉर्मल ब्रेक होता है जिसमें आप खाना वाना खा सकते हो, कहीं जा सकते हो, तो रिसेस कहते हैं उसको। तो 2 घंटे की उन्होंने कोर्ट ने मोहलत मांगी कि 2 घंटे बाद हम कोई भी सजा सुनाएंगे या सेंटेंस सुनाएंगे, 2 घंटे बाद सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स। और हिमाकत देख रहे हो उनकी, ब्रिटिशर्स की हिमाकत देख रहे हो। और गांधी से बोल रहे हैं कि आप अपनी बेल सबमिट कर दो, फर्निश कर दो मतलब सबमिट कर दो। मैं फर्निश का तुम्हें एग्जैक्ट बता देता हूँ मतलब, कहाँ है मेरा सफारी? हाँ, तो फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड विद फर्नीचर, एंड ये तो नहीं होगा, प्रोवाइड। ठीक है, फर्निश मतलब प्रोवाइड। अभी आवाज सुनते हैं फर्निश को? फर्निश। फर्निश, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की हिमाकत देखो, उन्होंने गांधी से बोला कि आप हमें अपने इन 2 घंटों को बाहर, 2 घंटे के लिए भी हमें बेल सबमिट कर दो। लेकिन ये बात गांधी जी को सही नहीं लगी। गांधी रिफ्यूज। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल।
और गांधी ने कहा नहीं नहीं आप ऐसा करो, 2 घंटे भी क्यों, मैं कोई बेल वेल सबमिट नहीं कर रहा, आप मुझे इसी क्षण इसी वक्त सजा दो। तो जज भी डर गया, जज ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा भी ऐसे हमें खतरे से नहीं खेलना है। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने उन्हें बिना जेल के रिलीज कर दिया उन 2 घंटों के लिए। समझ आया यहाँ पे क्या क्या हुआ? इस पैरा में बस एक बहुत छोटी सी तो चीज। हाँ हाँ पूछो पूछो। तो उनको मतलब सिर्फ वो 2 घंटे के लिए बिना बेल के लिए छोड़ा है, फिर ऐसे छोड़ ही दिया बस? 2 घंटे के लिए बिना बेल के। हो क्या रहा था कि जब ब्रिटिशर्स ने इतने सारे किसानों को देखा कि भाई अब तो किसान किसान आज अपने हाथ में हथौड़ा, खंजर, चाकू वाकू, तो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे किसान जब वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, तो ब्रिटिशर्स ने कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम सोच समझ के कंसल्ट कर लेते हैं अपनी अथॉरिटीज से, ऊपर की अथॉरिटीज से। बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी सुपरिटेंडेंट होता है, उसके ऊपर भी कुछ और होता है, उनके ऊपर भी कुछ और होता है वैसे। तो उन्होंने यही सोचा कि हम कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या करना है। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम अब कोई भी फैसला सुनाएंगे वो 2 घंटे बाद सुनाएंगे। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया है। ठीक है पीयूष, बताता हूँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अभी तक क्या हुआ है फटाफट बताता हूँ कि हाँ, तो कि गांधी जी वहां पे कोर्ट पहुंच गए हैं और बहुत सारे हजारों में गरीब किसान उसको कोर्ट की बिल्डिंग को घेर के खड़े हैं, और ब्रिटिशर्स हक्के बक्के रह गए हैं। और अब ब्रिटिशर्स ने बोला है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमें 2 घंटे की मोहलत चाहिए, ठीक है, और 2 घंटे की मोहलत के बाद ही हम आपको कोई भी फैसला सुनाएंगे। तो वो गांधी जी से क्या कहते हैं, अब उनकी गलत बात देखो, ब्रिटिशर्स की क्या चालाक है। कहते हैं कि आप हमें 2 घंटे के लिए ना बेल सबमिट कर दो। फर्निश का मतलब प्रोवाइड होता है, तो 2 घंटे के लिए 120 मिनट के लिए हमें बेल सबमिट कर दो। तो गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा करो, आप मेरे को अभी सजा सुना दो, मैं अभी सजा के लिए तत्पर हूँ, मुझे सजा सुना दो, अभी मेरे को तैयार हूँ अपनी सजा के लिए। तो जज ने कहा कि नहीं नहीं भाई इससे ऐसे उलझने का नहीं। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज रिलीज हिम विदाउट बेल का मतलब इन 2 घंटों के लिए, जब तक कोई फैसला नहीं सुना रहा कोर्ट, इन 2 घंटों के लिए उन्हें बेल दे दी। ठीक है कंगन? हाँ हाँ। पीयूष क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है। जिसके भी पीछे से आवाज आ रही हो अपने आप को म्यूट कर ले यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना सब जब तुम देखोगे ना अपने बोर्ड के पेपर से पहले, तो तब बहुत मजा आएगा। अब इसको खराब मत करना, ठीक है? तो व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट मतलब दोबारा से चालू हुआ, इसको देखते हैं रिकन्वेंट को, उसका बोलना भी सीखते हैं, बड़ा मस्त लगता है मेरे को कोई चीज एकदम सही तरीके से बोलना। रिकन्वीन, तो रिकन्वीन, तो जब मतलब कॉज टू कन्वीन अगेन मतलब दोबारा से शुरू हुआ, कन्वीन और कॉज टू कन्वीन अगेन मतलब दोबारा से शुरू हुआ। तो when the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. और जज तो जजमेंट देने से मतलब कोई भी सेंटेंस सुनाने से गांधी जी को मुकर गया, कहता मैं तो बहुत दिनों तक कभी कोई जजमेंट नहीं दूंगा। मीनवाइल he allowed Gandhi to remain at liberty, और अंत में क्या फैसला हुआ, उन्होंने गांधी जी को आजाद छोड़ दिया। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? हाँ हाँ भैया। जब 2 घंटे बाद उनकी छुट्टी वुट्टी हुई, उन्होंने अपना टिफिन बिफिन जो वो घर से लाए थे वो सब खा खू लिया, अपना मेथी के पराठे, शिमला मिर्च, आलू सब खा खू लिया। उसके बाद जब कोर्ट दोबारा से चालू हुआ, जज वज अपनी कुर्सी पे जाके बैठे, तो जज ने अपनी अपर अथॉरिटी को ये फोन करके बोला था कि भाई ये यहाँ पे तो हजारों लोग आ गए हैं और मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं हुआ है, तो खेल हो सकता है, तो क्या करें? तो उन्होंने बोला कि जज बोलता है फाइनली गांधी जी से कि मैं कोई भी जजमेंट बहुत सारे दिनों तक अभी नहीं दे सकता। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Liberty मतलब freedom. तो उन्होंने गांधी जी को खुला छोड़ दिया चंपारण में, अब उनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं था। ठीक है, क्लियर है? हाँ। ठीक। अब क्या होता है, अब कट टू जब गांधी जी अब कोर्ट से बाहर आ गए हैं और गांधी जी को छोड़ दिया उन्होंने। चंदू शायद बाहर हो गई थी, ज्वाइन हो रही है चंदू। हाँ चंदू क्या हो गया, आप बाहर कैसे हो गए थे? अब आप चंदू, आपको अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज? चंदू आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज गूंज रही है?
शायद उसको मेरी आवाज सुनी नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ चलो, तो अब वो कोर्ट से बाहर आ गए हैं, अब वो कोर्ट से बाहर आ गए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और बहुत सारे जो उन्होंने, गांधी जी ने, आपको याद होगा पिछली रात ही सारे अपने अपने राजेंद्र प्रसाद जो उनके दोस्त थे उनको टेलीग्राम करा था और उनको बोला था कि जितने भी लॉयर्स, जितने भी लोग आपके दोस्त थे जिनके पास इन्फ्लुएंस हो, प्लीज उनको बुला लो। तो ये सब लोग आए थे उसमें। कौन कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। और ये सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स। अब कोई मुझे प्रोमिनेंट का मतलब बताएगा? काफी फेमस थे। हाँ, प्रोमिनेंट दीपक बताएगा, दीपक। हाँ भैया, प्रोमिनेंट का मतलब सर्च करके मत बता, सोच के बता क्या होना चाहिए। प्रोमिनेंट मतलब कोई बात नहीं। तो चंदू, आपको अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चंदू आप मेरे को बताओगे, आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रोमिनेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है ना, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो प्रोमिनेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रोमिनेंट मतलब वो जिस फील्ड में है उसमें बहुत ही बड़े बड़े लॉयर्स होंगे। एकदम सही, एकदम सही, परफेक्ट। सबसे परफेक्ट, एकदम बढ़िया डेफिनेशन दी आपने। कंगन ने भी सही दी और चंदू ने भी सही दी। और दीपक, क्या हो गया तुमको आज, मिस्टर दीपक? हाँ भैया, कोई बात नहीं, चलो ठीक। करूंगा, फोकस ऑन करूंगा इस पे। हाँ हाँ, अरे ठीक है, कोई नहीं। तो सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार, और वो सब बिहार से आए थे। क्यों? गांधी जी के कोर्ट की जो वो कोर्ट का जो सेंटेंस होना था आज, उसके लिए गांधी जी की हेल्प करने, सपोर्ट में खड़े होने आए थे। और उसके बाद जब ये सेशन खत्म हो गया, कोर्ट का जो सेशन था वो खत्म हो गया, उसके बाद दे कन्फर्ड विद गांधी जी। कन्फर्ड मतलब मिले, मिले और बात करी। मैं तुम्हें कन्फर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग भी बता दूं, क्योंकि मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। कन्फर्ड, कन्फर्ड, ठीक है। ग्रांट, तो have discussions, ये सेकंड वाला लगेगा। तो they had discussions with गांधी, what would they do if he was sentenced to prison, और वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल हो गई। ठीक है, क्योंकि जज ने उनको क्या बोला था कि अभी बहुत दिन तक वो कोई सेंटेंस नहीं सुनाएंगे, तो इसलिए अभी जब तक वो कोई सेंटेंस नहीं सुनाते जज, तब तक गांधी जी को उन्होंने खुला छोड़ दिया था, फ्रीडम दे दी थी। तो गांधी जी इस चिंता में थे कि कहीं उनको जेल हो गई तो इन किसानों का क्या होगा। ठीक है, मसला तो यही है, क्योंकि गांधी जी आए तो किसानों की मदद करनी है। तो इसलिए वो इन अपने प्रोमिनेंट लॉयर्स को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अगर उनको जेल हो गई तो ये जो लॉयर्स हैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रोमिनेंट कहा गया है, तो ये लोग क्या करेंगे? और फिर क्या रिप्लाई मिलता है उनको? वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। और एक सीनियर लॉयर थे उनमें से, उन्होंने बोला क्यों, क्या करना है? दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। और यहाँ पे तो वो गांधी जी से मिलने आए थे, गांधी जी को सपोर्ट करने आए थे, क्योंकि वो तो गांधी जी से मतलब है ना उनको। अगर उनको उनको उन किसानों से क्या मतलब? किसान तो गरीब है। गांधी जी तो यूके से पढ़ के आए हैं, गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में ये कोर्ट केस लड़कर आए हैं यूके के, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उनको तो गांधी, वो तो गांधी जी के फैन है, गांधी जी से मिलने आए थे, उनके सपोर्ट में आए थे। उनको क्या इन गरीब किसानों के क्या करना है, इनको यहाँ उनसे क्या मतलब? तो वो क्या बोलता है, गांधी जी क्या बोलते हैं, नहीं, और फिर वो कंटिन्यू करते हैं वो सीनियर लॉयर कि दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, और वो तो गांधी जी से मिलने और उनको एडवाइस करने आए थे, उनके सपोर्ट में आए थे। और इफ ही वेंट टू जेल, और अगर गांधी जी को जेल हो गई, दे वुड बी नोबडी टू एडवाइस, और वो वहां पे कोई भी वो गांधी जी की मदद करने आए थे, अगर गांधी जी ही जेल में चले गए तो वो किसकी मदद करेंगे? एंड दे वुड गो होम, और वो अपने घर चले जाएंगे। समझ आया ये? कि ये मतलब दिखाया गया है कि कैसे इंडियंस उस वक्त डिवाइडेड थे, हर तरीके से, सोशल स्टेटस से, प्रोफेशन से, कास्ट से, एक साथ एक दूसरे की मदद ही नहीं कर रहे थे, इसलिए ही वो हम पे गुलामी कर पा रहे थे। समझ आ रही है बात? हाँ। ठीक, वेरी गुड। तो
व्हाट अबाउट द, और गांधी जी पूछते हैं उनसे, उन प्रोमिनेंट लॉयर से, बड़े प्रोमिनेंट है वो, लेकिन उनके विचार तो इतने प्रोमिनेंट नहीं लग रहे मेरे को। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, और ये जो हमारे शेयर क्रॉपर्स है, जो गरीब किसान है, इनके साथ जो हर दिन अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर जो इनजस्टिस हो रही है, इनसे फिरौती की तरह लिया जा रहा है, और जो फिरौती नहीं भरता है इनमें से उस पे उसको गुंडों से पिटवाया जा रहा है। तो गांधी जी पूछते हैं उनका क्या। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर थोड़ा अपनी मीटिंग थोड़ी साइड में कर ली और सोचा कि बात करते हैं कि गांधी जी को क्या बोलना है। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और मतलब विड्रू टू कंसल्ट मतलब उन्होंने अपना एक छोटा सा ग्रुप बना के उसमें बातें करने लगे कि क्या बोले गांधी जी से। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड, और राजेंद्र प्रसाद जी तो थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट भी थे, मेरे को भी आलिया भट्ट बना देते लोग, तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना उसकी नोट डाउन करा था, क्या बोला था, क्या कन्वर्सेशन हुई थी उस ग्रुप मीटिंग में। तो दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी जी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, और उन्होंने अपने आप में सोचा कि गांधी जी तो एकदम स्ट्रेंजर थे, बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। बाहर से मतलब वो तो अहमदाबाद में रहते थे आश्रम में, और बिहार से तो उनका कुछ लेना देना था ही नहीं, लेकिन वो फिर भी बिहार में आकर येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स, और उन शेयर क्रॉपर्स के लिए, उन गरीब किसानों की इनजस्टिस से लड़ने के लिए, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी जेल जाने को भी तैयार थे। और if they on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है कि ये जो वकील थे, ये अपने आप को जनता का वकील बुलाते थे, ये अपने आप को किसानों का वकील बुलाते थे, लेकिन असलियत में ये अगर किसानों की इस वक्त मदद नहीं करेंगे जब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये बिहार के ही लोग हैं, ये अगर अपने स्टेट के गरीब किसानों की अगर इस वक्त मदद नहीं करी और ये घर चले गए, इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन, मतलब ये बहुत शर्मनाक धोखाधड़ी होगी। किसके साथ धोखाधड़ी होगी? है डिसर्शन का मतलब धोखाधड़ी होता है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ किसके साथ धोखाधड़ी होगी। अगर वो घर चले गए और उन्होंने इन प्रोमिनेंट लॉयर्स ने मदद नहीं करी तो बताओ। पीजेंट्स के साथ, इंडिगो पीजेंट्स के साथ। बिल्कुल, अपने अपने ये अपने स्टेट के जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के गरीब किसान हैं, वो अपने आप को, जो ये लॉयर्स थे, ये प्रोमिनेंट लॉयर्स कैसे बने? ये अपने आप को लोगों का लॉयर बोलते थे, मतलब ये अपने आप को लोगों का वकील बोलते थे, ये लोगों की हेल्प, अपने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि ये लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये आज अपने लोगों की ही हेल्प नहीं करेंगे और घर चले जाएंगे तो इट विल बी अ शेमफुल डिसर्शन, और ये एक तरीके से बहुत शर्मनाक धोखा होगा हमारे गरीब किसानों के साथ। और डिसर्शन का मतलब होता है, आंटी से सुनते हैं कैसे बोलते हैं इसे? डिजर्शन। ठीक है, एक्शन ऑफ डिजर्टिंग अ पर्सन, कॉज और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी चीज को धोखा देके छोड़ देना, डिजर्ट कर देना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये वाला पैरा क्लियर है भाई सबको? बताओ। अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन मतलब अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन मतलब कि जब गांधी जी ने उनसे पूछा कि तुम सब लोग बोल रहे हो कि तुम सब लोग बेशर्मों की तरह बोल रहे हो कि तुम लोग घर चले जाओगे अगर मेरे को जेल हो गई, जबकि तुम प्रोमिनेंट लॉयर्स हो, लेकिन किसानों का क्या, जिनके लिए मैं केस लड़ रहा हूँ? तो ये लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं, और ये सारे लॉयर्स एक मीटिंग बुलाते हैं अपनी, मतलब कि जैसे अगर गांधी जी वहां खड़े हैं और ये सब लोग यहाँ से जवाब दे रहे थे उनको, तो ये एक दूसरे से बात थोड़ा हश पश में हश हश करके बात करना शुरू कर देते कि क्या बोले गांधी जी को अब। तो उसी को कहते हैं कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब एक तरीके से मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन। और अपशॉट मतलब कि उसके मेन पॉइंट्स। अपशॉट का मैं तुझे बता देता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ। अपशॉट द फाइनल और इवेंचुअल आउटकम और द कंक्लूजन ऑफ अ डिस्कशन, मतलब उसका कंक्लूजन। जैसे उन्होंने बहुत सारी बात करी होगी, हेलो कैसे हो, चाय पी नहीं पी, चाय में पानी कम था, शहद कम था, गांधी जी कुछ बोल रहे हैं क्या बोले, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको उस डिस्कशन के मेन पॉइंट्स होंगे, उनको अपशॉट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कंगन? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? पूछो पूछो। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। सर ठीक है, तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और पहले जो वो बोल रहे थे कि अगर आपको ही जेल हो जाएगी तो हम तो घर चले जाएंगे, लेकिन अब जब उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी बाहर से आ रहे हैं,
ये गुजरात से आ रहे हैं इतनी दूर से, और हमारे हमारे स्टेट के, हमारे बिहार के गरीब किसानों के लिए जेल तक जाने को तैयार है। इतना बड़ा आदमी जो यूके में पढ़ के आया है, साउथ अफ्रीका में जाके ब्रिटिशर्स की बैंड बजाई है, इतना बड़ा आदमी अगर सिर्फ इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम किस खेत की मूली है, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। तो वो गांधी जी के पास वापस गए एक एक करके, और उनको बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ जेल तक जाने को तैयार है। अगर आपको जेल में डाल देंगे तो हम भी जेल में आ जाएंगे, हम भी जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। और उसी वक्त गांधी जी हंस के स्माइल करके, एकदम डिंपल वाली स्माइल थी गांधी जी की। मजाक कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े बीच बीच मजाक करता हूँ, समझना, ठीक है, लिख मत आना ये सब चीज। तो उसमें गांधी जी हंस के बोलते हैं कि बैटल ऑफ चंपारण इज वन, चंपारण की जो बैटल है वो हम जीत चुके हैं। He exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. अच्छा, अब इसका मतलब मेरे को कोई बताएगा? The Battle of Champaran is won का मतलब बताओ, कौन बताएगा? इसका मतलब है गांधी जी ने ये कहा कि अब लोगों उनकी मतलब ऐसी मेंटेलिटी जो थी दबाव वाली, अब एक तरीके से वो हट गई है। अब वो गांधी जी के बाद वो भी खड़े हैं लॉयर्स बिल्कुल, पीजेंट्स के साथ। हाँ। तो मतलब गांधी जी अब एकदम संतुष्ट हो गए कि अगर गांधी जी को कल को जेल में भी डाल दिया, ठीक है, तो फिर भी उन गरीब पीजेंट्स का कोई ना कोई रखवाला जरूर है, उनको अभी भी ब्रिटिशर्स दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका यही मतलब है। कंगन से भी एक बार मैं सुनना चाहूंगा, कंगन क्या कहना चाहती है इसके बारे में? ये पेपर में आता है कंगन। एक सेंस ऑफ यूनिटी आ गया था सब में, लाइक कि गांधी जी के बाद साथ वो लोग भी है, लाइक गांधी जी अकेले नहीं है, मतलब कि पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए और भी लोग हैं, लाइक अ सेंस ऑफ यूनिटी। बिल्कुल। वो क्या देख रहे थे गांधी जी कि सुबह सुबह आज सारे पेजेंट्स एक साथ हो गए, इकट्ठा होकर अपने डर को छोड़कर प्रोटेस्ट करने आ गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इस वक्त सारे लॉयर जो कि मदद करेंगे हमारे पेजेंट्स की, जो कि किसानों का केस लड़ेंगे, वो भी एक साथ मिलकर किसानों के लिए जेल तक जाने को तैयार हो गए हैं। तो अब तो बैटल ऑफ चंपारण हम जीत चुके हैं। मतलब अब ब्रिटिशर्स, हम चाहे हमें वो जेल में डाल दें, लेकिन वो हमारी स्पिरिट को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। जब भी हम जेल से निकलेंगे फिर से लड़ेंगे, फिर से जेल में डालेंगे, फिर से लड़ेंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे। तो यही इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि गांधी जी ने देखा कि ये सब लोग एम्पावर हो गए थे और यूनाइट हो गए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, एक कागज का टुकड़ा लिया, और उन्होंने डिसाइड करा कि अगर ये वाला ये पेयर एक साथ जेल जाएगा, ये पेयर एक साथ जेल जाएगा। ये बस एक तरीके से गांधी जी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोर्ट अरेस्ट अगर होगी तो क्या होगा, और वो एक तरीके से अपना प्लान बना रहे थे, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम अगले पे चलते हैं। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate, और magistrate से उनको एक written communication आया, informing him the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने केस को ड्रॉप कर दिया है, गांधी जी के ऊपर अब कोई केस नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब है? केस टू बी ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, कोई बताएगा? केस खत्म। केस खत्म, बिल्कुल सही। बाइज्जत बरी। बाइज्जत बरी, एग्जैक्टली, बढ़िया, ठीक। स्नेहा आपको समझ आ रहा है ना? स्नेहा, पीयूष पीयूष चंदू, आप मेरे को सही से बताओ, आपको समझ आ रहा है ना? यस सर एकदम ठीक है। और स्नेहा आपको? ठीक से समझ ठीक। चलो, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ। और सिविल डिसोबीडियंस मतलब जब किसी जगह के लोग एक साथ मिलकर किसी लॉ को डिसोबे करते हैं, अपनी राइट्स को मनवाने के लिए, अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको, उसके खिलाफ एक आवाज उठाने के लिए, उसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। स्पेलिंग याद कर देना, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ, और सिविल डिसोबीडियंस जीत गया, मतलब लोगों की जीत हो गई थी अथॉरिटी के ऊपर। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और पहली बार जो मॉडर्न इंडिया था उस वक्त, मॉडर्न मतलब ये 1917-16 की बात चल रही है, उस वक्त की मॉडर्न इंडिया की बात करें तो उस वक्त के मॉडर्न इंडिया में, जो कि कितने साल आगे आ चुके हैं हम, शायद हम तो पैदा भी नहीं थे तब। तो सिविल डिसोबीडियंस जीत चुका है, मतलब लोगों की जीत हो गई है अथॉरिटी के ऊपर। पहली बार लोगों ने मिलकर आवाज उठाई और अथॉरिटीज को हार माननी ही पड़ी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग, और अब तो गांधी जी और उनके जो वकील थे, अब उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, तो अब वो चंपारण में जो भी अत्याचार, जो भी इनजस्टिस हो रही है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा हमारे शेयर क्रॉपर्स के ऊपर,
उसके खिलाफ अब तो वो पूरी रिसर्च करेंगे और एक बहुत बड़ा केस लड़ेंगे और उसको जीतेंगे भी, ऐसा उन्होंने ठान लिया है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग मतलब बहुत लंबी चौड़ी, मतलब पूरे बहुत क्या कहते हैं विड्थ में, मतलब बहुत बड़ी इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। और जितने भी फार्मर्स हैं जिनके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुई है, जो भी धोखाधड़ी हुई है, जो भी उनके साथ मैल ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी उनके ऊपर फिरौती मांगने के लिए गुंडे उंडे छोड़े गए थे, और ये ऐसा असली में ही हुआ था क्योंकि लिखा था कि जो लोग 15% के रूल को हटाने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे उनके तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने ठग हायर कर लिए। तो जो भी उनके साथ ग्रीवेंस मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। ग्रीवेंस मतलब किसी के साथ कुछ बुरा जब होता है। ये तो गलत ही सर्च ही क्या सर्च कर रहा है भाई ये। ग्रीवेंस, हाँ, तो ग्रीवेंस का मतलब होता है अ रियल और इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेंट, मतलब कि अनफेयर ट्रीटमेंट। तो उनके साथ जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है फार्मर्स के साथ, सब चीजों की जानकारी ये लोग इकट्ठा कर रहे थे और पूरे सबूत इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो केस कोर्ट में जाके एक अच्छा तगड़ा केस कर सके इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन, और जो जिस पेजेंट के साथ, जिस गरीब किसान के साथ जो बुरा हुआ था, जो नाइंसाफी हुई थी, सब चीज लिख के ली गई, लिख के नाम द्वारा, पत्रों के द्वारा लिख के ली गई, सब इकट्ठा किया गया, एक साथ किया गया, सबको क्यूमुलेट किया गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और बाकी जितने भी एविडेंस थे, जो बातें सुनी भी हुई थी, जो रूल्स अप्लाई भी हुए थे, उन सब चीजों के भी एविडेंस लिए गए कि ये कब हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्ट, और डॉक्यूमेंट जितने, जैसे जो भी पर्चे जाहिर किए जाते थे, या सपोज कोई नया रूल आया, सपोज 15% इंडिगो वाला रूल आया, तो एक पर्चा लगाया जाता होगा ना कहीं पे, पर्चा निकाला जाता है कि ये रूल अब आ गया है, ये फ्लायर्स बटते होंगे कि ये रूल आ गया है। तो वो सारे जितने भी नोट्स थे बनाए गए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने दिए थे हमारे किसानों को, वो सब भी इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रॉब, और पूरा एरिया एकदम बज रहा था। थ्रॉब का मतलब जैसे माय हेड इज थ्रॉबिंग विद पेन, ऐसे बोला जाता है। तो थ्रॉब मतलब कि पूरा एरिया में चहल पहल थी एकदम बढ़िया तरीके से विद द एक्टिविटी। और चहल पहल क्यों थी? with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। वाह, अब ये मेरे को इस लाइन का कोई मतलब है, ये बहुत बढ़िया लाइन है, इस लाइन में बहुत बढ़िया इमोशंस है। बताया, कौन बताएगा? बताओ भाई। कंगन, आप बताओगे? लाइक सब लोग मतलब बहुत एनर्जी से फिल थे, सब लोग मतलब इधर उधर सबूत इकट्ठा कर रहे थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब बहुत काफी ज्यादा चहल पहल थी, काफी ज्यादा एनर्जी था, मतलब कि अभी उनके पास गांधी जी का सपोर्ट है, बाकी लॉयर्स का सपोर्ट है, तो सब लोग बहुत अच्छे से काम वाम कर रहे थे ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो केस है वो फाइल कर सके। एकदम बढ़िया। और अब कोई और भी एक बार ज्वाइन हुआ है हमारे साथ, मनीषा ज्वाइन हो रही है। तो चंदू, आपसे सुनना चाहूंगा मैं, आप क्या बताना चाहते हो इस लाइन के बारे में? मतलब वहाँ इतने सारे लोग थे और सब अपने काम में जुटे हुए थे, इन्वेस्टिगेटर्स, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो बहुत एक्टिव दिख रहा था शायद। हाँ, एग्जैक्ट। और अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। और क्योंकि अब गांधी जी इस मामले में पूरी अच्छे से जांच कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, लॉयर सबको हायर करा था ताकि वो अच्छे से सारे सबूत निकाल सके। तो ये सब इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, और उसी एरिया में जहाँ पे ये लोग छानबीन कर रहे थे वहां पे वेहेमेंट मतलब बहुत सारे इमोशन के साथ चीख चिल्ला कर प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? कोई बताएगा मेरे को? दीपक है हमारे पास यहाँ पे, मिस्टर दीपक। हाँ भैया। हाँ दीपक, ये बताओ कि जब ये गांधी जी के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लॉयर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, ये यहाँ पे आके फार्मर्स के पास सारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, छानबीन कर रहे उनका हैं। चिट्ठा कच्चा खुल जाता ना, सब प्रूफ आ जाता है उनके पास कि वो कैसे आ, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उनसे जबरदस्ती काम करके, हालत एकदम प्रेजेंट सिनेरियो उनके सामने हो जाता है।
एग्जैक्टली अगर उनको सारे सबूत मिल जाएंगे, अगर वो उन्होंने असली में कोर्ट में केस कर देंगे तो लैंडलॉर्ड्स को तो जेल हो जाएगी ना। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कर तो गलत ही रहे थे, गलत इन द सेंस कि वो अत्याचार कर रहे थे फार्मर्स के ऊपर, उनके ऊपर गलत गलत स्कीमें दे रहे थे उनको। 15% की इंडिगो वाली स्कीम दी पहले, उसके बाद फिर कहा कि अगर ये हटानी है तो चलो हमें पैसे दे दो, और अगर पैसे नहीं दोगे तो गुंडे छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे ऐसे गलत काम जो ये लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, तो ये गलत काम कर रहे थे। तो इसीलिए ही इनको डर था कि अगर असली में गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी की बहुत बड़ी अप्रोच थी, वो पहले भी बैंड बजा चुके थे ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स भी अब उनसे कांप रहे थे क्योंकि हजारों में लोग उनके साथ थे, गांधी जी के साथ। तो लैंडलॉर्ड्स के तोते उड़े हुए थे और उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चीख चीख चिल्ला चिल्ला के वहां पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्लीज गांधी जी आप ऐसा मत करो, खेल हो जाएगा हमारी जिंदगी के साथ। समझ आ रही है ये बात? बताओ बताओ, समझ आ रही है? ये क्लियर है? ठीक हाँ है। क्लियर है। हमारे साथ अभी मनीषा ने शायद ज्वाइन करा है। हेलो मनीषा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है। ठीक है। क्या हो गया, आज आपने मैसेज नहीं देखा था पहले? लेट ज्वाइन करा ना आपने? नहीं, थोड़ा स्कूल में क्लास चल रहा था। कोई बात नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मैं अभी दे दूंगा, ठीक है? आप देखना। चल हाँ ठीक। हाँ ठीक। हाँ तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना? दीपक, पीयूष, कंगन? यस सर। ठीक है। हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही। तो जून में क्या हुआ, अब जून आ गया, तो जून आया तो गांधी जी को बुलाया गया। किसने बुलाया गया? समन टू द सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट क्या है? ये हमारे, ये नाम है, डरना मत, नाम थोड़ा खौफनाक सा लग रहा है लेकिन इतना खौफनाक है नहीं। ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है? Before he went, he met the leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. और तुम यहाँ पे क्या क्या पता लगा रहे हो इन लाइन से? मैं फिर से पढ़ता हूँ। Before he went, he met leading associates, और अपने lawyers, volunteers, investigators, अपने किसान भाइयों से ये मीटिंग करके गए, and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. इस लाइन से तुम क्या पता लगा पा रहे हो जो मैंने पढ़ के बताया? गांधी जी वापस से काफी प्रिपेयर्ड थे। एग्जैक्ट। और कोई बताना चाहेगा मेरे को? पीयूष बताएगा ये बात, मैं पीयूष से सुनता हूँ। हो पीयूष यहाँ पे हमारे पास? थोड़ा क्लियर नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार दीपक को भी एक मौका देते हैं। दीपक, आप बताना चाहोगे? दीपक सो तो नहीं गया? नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ इसका क्या है। ठीक है, चल मैं ही बताता हूँ। देखो, इसका ये मतलब है कि अब उनको गांधी जी को जून में किसने बुलाया? सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, और ये जो थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है? तो बिफोर इवेंट, और गांधी जी जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले, सारे लीडिंग एसोसिएट से, अपने लॉयर्स से, अपने दोस्तों से जिनके पास इन्फ्लुएंस है, अपने किसानों के साथ, जो किसान थे उनके, वो चंपारण के शेयर प्रॉपर थे, अपने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, आश्रम के लोगों के साथ, सबके साथ डिटेल्ड प्लान्स बना के गए थे कि अगर वो नहीं आए तो फिर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे चालू होगा, मतलब कैसे कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं मनीषा, अगर आपके साथ कोई नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग इसलिए होती है ताकि बढ़िया से एचडी में आप देख सको और मजे ले सको, बिंज वॉच कर सको आप इसको, और बढ़िया से स्पीड बढ़ा के देखना अपना 2x में, मस्त मजा आएगा, ठीक है? तो ये दिखाता है कि गांधी जी कितने प्रिपेयर्ड हैं, मतलब गांधी जी कितना आगे का सोचते हैं। वो हर कदम सोच समझ के लेते हैं, और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल थे, इसीलिए वो बैंड बजा रहे थे इस वक्त हमारे ब्रिटिशर्स का। गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी, पुलिस उनका था, कोर्ट उनका था, मजिस्ट्रेट उनका था, पुलिस कमिश्नर भी उनका था,
इवन इंडिया भी उन्होंने ही कैप्चर करा हुआ था पूरा, लेकिन फिर भी एक अकेले बंदे ने मतलब उनकी बैंड बजा रखी थी ब्रिटिशर्स, है ना गाइस? समझ पा रहे हो ये बात समझ पा रहे हो ना कि कैसे उन्होंने बैंड बजा रखी थी? भैया आपका आवाज बीच में कट गया था, आई गेस मेरे को वो लाइन समझ में नहीं आया। अच्छा तो मैं फिर से बताता हूँ, अब आ रहा है ना आवाज मेरा? हाँ अब आ रहा है। हाँ, तो जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बोला कि आओ मेरे से मिलो, आओ कभी हवेली, ठीक है। तो बिफोर ही वेंट ही मेट द लीडिंग एसोसिएट्स, और गांधी जी वहां पे जाने से पहले अपने सारे वॉलंटियर्स, अपने इन्वेस्टिगेटर्स, लॉयर्स, जो राजकुमार सॉरी राजेंद्र प्रसाद और वो जितने भी थे, उन सब से, लॉयर्स से, अपने आश्रम को भी चिट्ठी लिख दी उन्होंने, और जितने भी उनके किसान भाई भी थे, किसान भाई जो थे उनके गरीब किसान जिनके साथ बुरा हो रहा था, उन सब से उन्होंने मीटिंग बिठाई, प्लान्स लेकर प्लान्स बनाए, और एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स बनाए फॉर सिविल डिसोबीडियंस। और वो सिविल डिसोबीडियंस कैसे होगा, मतलब अगला स्टेप क्या है, अगर गांधी जी को उन्होंने जेल में डाल दिया या गांधी जी को उन्होंने वहां पे कैद कर लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ भी कर सकते, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो वो फेयर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे। तो वो गांधी जी को ये भी लग रहा था कहीं वो उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना कर दे, कहीं वो उन्हें जेल में ना डाल दे या कहीं उनको वो कैद ना कर ले गांधी जी को, तो फिर भी हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लैंडलॉर्ड के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ कैसे चलेगी, उस सारे प्लान्स को लिख कर गए। ये दिखाते हैं गांधी जी फ्यूचर के लिए कितना प्रिपेयर्ड थे, कितने आगे की सोच थी उनकी। क्लियर है गाइस ये वाला? हाँ हाँ सर। ठीक। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और कोई ये जॉब इंटरव्यू नहीं है, वहां पे गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं, वो गांधी जी के साथ इंटरव्यू उसको कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई केस वेस चल रहा होता है, तो पता लगाने के लिए कि वो केस, मतलब उस केस की तहकीकात करने के लिए वो इंटरव्यूज दे रहे थे, मतलब उनसे पूछा गया था कि वो जो भी केस लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या मोटिव है गांधी जी का, क्यों वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, वो तो अहमदाबाद में रहते हैं, बिहार आके यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं। तो ये सब पता लगाने के लिए उनके साथ 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज रखे थे। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है बहुत एकदम डेप्थ में, एकदम बहुत गहराई वाले इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ यार। तो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, मतलब बहुत बहुत लंबे बहुत सारे घंटों वाले इंटरव्यू रखे, मतलब बड़े बड़े इंटरव्यू रखे उनके साथ, मतलब एक मतलब 4 घंटे एक बार, ऐसे कुछ टाइप ऑफ, नॉट एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन बहुत लंबे इंटरव्यूज रखे, चार उनके साथ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गांधी जी के बीच में 4 लंबे इंटरव्यूज हुए। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, और गांधी जी ने उनको सारे सबूत दिखा दिए कि असली में ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है हमारे चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स है उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मजबूर होकर एज अ रिजल्ट अपॉइंट करनी पड़ी, एक कमीशन बिठानी पड़ी ऑफ इंक्वायरी। कमीशन समझते हो, कमीशन बिठाने को क्या कहते हैं? मीटिंग सर। मीटिंग, कमेटी किसी भी चीज को जांच करने के लिए। एग्जैक्टली, एक जांच करने के एक लिए, टीम। एग्जैक्टली। तो एक टीम बनाई गई इस मैटर में रिसर्च करने के लिए, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक टीम को बनाने को बोला, अपॉइंटेड एंड ऑफिशियल टीम, और खुद उन्होंने एक ऑफिशियल टीम बनाई ऑफ इंक्वायरी, जो कि इंक्वायरी करेगी इनटू द इंडिगो शेयर प्रॉपर्टी। और उन्होंने इस केस के लिए अब हामी भर दी, क्योंकि गांधी जी ने उनको सारे सबूत दिखा दिए। ठीक है, मतलब गांधी जी देखो कितने अच्छे लॉयर थे कि जबकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक ब्रिटिशर को ही माननी पड़ी ये बात, और कमेटी को बिठाना पड़ा, कमीशन को बिठाना पड़ा, और इंक्वायरी को आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? बताओ क्या हाँ हो सर। गया, आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, हाँ। तो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और वो कमीशन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिठाई, सर एडवर्ड गेट ने, क्या क्या था उस कमीशन के टीम मेंबर्स कौन थे? कंसिस्टेड ऑफ लैंड, और उस कमीशन में ही लैंडलॉर्ड्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, और गांधी जी भी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेजेंट्स। मतलब उस कमीशन में 3 लोग थे, 3 तरीके के लोग थे। लैंडलॉर्ड्स थे जिनके ऊपर गांधी जी केस चला रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो,
और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनके पुलिस कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग, और गांधी जी अकेले, जो कि इस तरफ से केस लड़ रहे थे, गरीब किसानों की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो। समझ रहे हो? गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड फॉर 7 months, और इस वजह से अब जब ये कमीशन चल रही है तो गांधी जी चंपारण में रुके फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, और बिना रुके, बिना आश्रम वापस गए, सोचो 7 महीने तक अनइंटरप्टेड वो यहाँ पे चंपारण में रुके, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कमीशन अपना काम कर रही है और टाइम ले रही है और रिसर्च चल रही है, तो वो आश्रम जा जाके भी अपने काम कर रहे थे और बार बार वापस भी यहाँ पे आ रहे थे शॉर्टर विजिट्स के लिए। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले मैं इसके ऊपर का थोड़ा पार्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद ये लाइन तुमसे ही पूछूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना कि अब उन्होंने कमीशन बिठा दिया सर एडवर्ड गेट ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और गांधी जी ने उनको सारे सबूत इकट्ठा करके दिखाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मजबूर हो गए, उन्होंने कमीशन बिठाई, और उस कमीशन में 3 तरीके के लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और गांधी जी खुद थे। शेयर क्रॉपर्स किसानों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे उस कमीशन में। और इस वजह से, क्योंकि ये कमीशन रिसर्च करी थी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, केस चल रहा था, इसलिए गांधी जी अनइंटरप्टेड 7 months तक चंपारण में रुके, और गांधी जी बिना आश्रम वापस गए 7 महीने तक चंपारण में रुके, और फिर बार बार वापस आते गए छोटी छोटी विजिट्स के लिए। ठीक है, अब ये लाइन आती है, the visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? दीपक बताएगा इसका मतलब मुझे। सबसे पहले दीपक एक बार ट्राई करो एक्सप्लेन करना। वे कौन सी लाइन, ये वाली? हाँ, जो नीली करी हुई है, मैंने हाईलाइट करी हुई है ना। The visit undertaken casually on the entreaty of an, हाँ, तो इसमें ये बताया है कि गांधी जी मतलब वहीं पे थे चंपारण में जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कमेटी के द्वारा, और कभी कभी वो अपने आश्रम में जाया करते थे शॉर्ट विजिट के लिए, वापस भी आ जाते थे चंपारण, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि कमेटी काम कर रही है अपनी तरीके से और रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगा। तो एक निश्चिंत होके अपना काम भी कर रहे थे और यहाँ भी फोकस था उनका। हाँ, और ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, हाईलाइट करी है, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। इसका क्या मतलब है? उन्होंने सोचा होगा जल्दी आ जाएगा बट इसमें बहुत टाइम लग गया इसका आने में रिजल्ट। अच्छा, और ये अब मेरे को कौन बताएगा? चंदू, आप बताओगे? मतलब उन्होंने सोचा था कि हमारा केस है जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप वापस आ जाएंगे, पर बहुत ही दिन रह गए, तो बहुत दिन हो गया। ठीक है, और कंगन? मेरे को इतने अच्छे से तो समझ नहीं आया, पर जितना लग रहा है, लाइक गांधी जी को लगा नहीं था कि ये केस इतना लंबा चलेगा, पर वो उनके लाइफ का ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था वो केस सॉल्व करने। गुड। अच्छा, इससे ऊपर तक का चैप्टर तो समझ आया ना अच्छे से? हाँ हाँ। और पीयूष, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला। यस सर। बताओ पीयूष, ये जो हाईलाइट करा हुआ है इस लाइन का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, सर ये लाइन। वैसे ही। हाँ, बताओ। हाँ बोलो। यस सर, यस सर। सर वैसे जैसे सबने बताया सर कि उनको उम्मीद नहीं थी कि मतलब वो करेंगे ऐसा, तभी सर कुछ समय ज्यादा लग गया जितना उन्होंने सोचा था। ठीक है, हम देखते हैं और कोई भी है क्या मीटिंग में जिससे हम पूछ सकते हैं। जी। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ। द विजिट क्या विजिट है? जब उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की
एनुअल कन्वेंशन में 1916 में जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को आके बोला था कि आप प्लीज मेरे साथ चलो, और फिर जब वो फाइनली कैलकाटा से आने के बाद जब वहां पे गए, बिहार में गए, तो वो वाली विजिट अंडरटेकन कैजुअली, और वो तब गांधी जी ट्रेन वेन पकड़ के जब गए थे तो वो कैजुअली गए थे, वो देखने गए थे कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या दर्द है इस गरीब किसान को, राजकुमार शुक्ला को, कि वो इतना ज्यादा जिद्दी है, जिद्दी हो रखा है कि आप मेरे साथ पिक्चर चलो, वहां पे चलो, मेरे साथ चलो, तो वो क्यों इतना जिद कर रहा है। तो यही जिद को देखने के लिए, उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ की वजह से ही वो गए थे वहां पे, कैजुअली गए ऑन द एंट्रीटी रिक्वेस्ट। एंट्रीटी मतलब रिक्वेस्ट, एंट्रीटी का मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब एंट्रीटी मतलब एन अर्नेस्ट एंड और हम्बल रिक्वेस्ट, और एक बहुत ही दिल से की गई गुजारिश के लिए गांधी जी वहां पे गए थे, जो कि राजकुमार शुक्ला ने उनसे करी थी, ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट। और अनलेटर्ड का मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ किसान ने जो उनसे, जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक अनपढ़ किसान थे, तो लेकिन बहुत अच्छे थे वो, तो उन्होंने उनसे, गांधी जी से गुजारिश करी थी कि आप मेरे साथ प्लीज चलो, और इसीलिए गांधी जी कैजुअली उनके साथ चले गए थे इन द एक्सपेक्टेशन, और यही एक्सपेक्टेशन थी गांधी जी को, हो सकता है 2-3 दिन लगे, कुछ दिन लगे, ये कुछ दिन होंगे, उसके बाद वापस आश्रम आ जाएंगे अपने अहमदाबाद, बढ़िया साबरमती आश्रम पे मस्त एकदम कांकड़िया लेक के किनारे घूमेंगे, तो ठीक है। तो यही उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ दिन लगेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन ये एक कैजुअल विजिट उनको 1 साल उनका जिंदगी का मतलब कंज्यूम कर लिया, इस एक विजिट ने उनका 1 साल कंज्यूम कर लिया। समझ पा रहे हो अब इस पैराग्राफ का मतलब, कि जो वो सोच रहे थे कि वो कैजुअल विजिट होगी जिसमें वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे, असली में उनको एक पूरा उनकी जिंदगी का साल देना पड़ा। बताओ क्लियर है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, दीपक आपको भी क्लियर है ना भाई? हाँ भैया, तो बहुत स्टार्टिंग से लेके गांधी जी। ठीक, बढ़िया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। और जो भैया हाँ हाँ यहाँ रुक सकते हैं क्या? क्लास है हमारा अभी। ठीक है, चलो सब बताओ, क्या यहाँ पे रुक जाए क्या? देखो 2 वोट आने चाहिए रुकने के लिए, 5 में से 4 में से, तभी रुकेंगे। बताओ कोई और रुकना चाहता है? मैं तो फ्री हूँ भैया, अभी अभी क्लास तो नहीं है मेरी। क्लास तो नहीं है। और कंगन आप कंफर्टेबल हो अभी? आपको समझ आ रहा है अभी तक? समझ तो आ रहा है, मतलब कितना बाकी है और? चंदू बहुत 1 मिनट रुक जा, पहले मेरे को देखने दे कहाँ पे थे हम। हाँ यहाँ पे थे, मैं भूल जाता हूँ फिर। हो जाएगा बस 20 मिनट में हो जाएगा, 20-25 मिनट में हो जाएगा, चलेगा 20-25 मिनट? वरना अगर वो रिकॉर्डिंग से कंफर्टेबल है तो। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है चंदू यार, सॉरी, लेकिन ना इसको अगर हम और करेंगे ना तो बहुत, ये चौथी मीटिंग है इस सेशन की, इस लेसन की, है ना? तो ये तुम लोग देख देख के भी पागल हो जाओगे फिर वो सेशंस। तो इसको आज यहीं पे मैं 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगर कर सकती है कंटिन्यू तो कर ले, वरना कोई बात नहीं, आप उसमें देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, एकदम बढ़िया से मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, और आप कोई भी डाउट करना, और पीयूष और दीपक, कंगन और मैं आपका सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो देखो आपका कोई डाउट नहीं छूटेगा, आप चिंता मत करो। चलो मैं फटाफट इसको करता हूँ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। और जो ऑफिशियल इंक्वायरी जो बिठाई थी हमारे सर एडवर्ड गेट ने, तो वो सर एडवर्ड हो गए थे क्योंकि उन्होंने काम कर दिया था थोड़ा अच्छा। तो इंक्वायरी जो बिठाई थी, कमीशन जो बिठाया था, वो उसने असेंबल करा है क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। और क्या निकल के आया उस कमीशन के रिजल्ट में, कि जो ये हमारे बिग प्लांटर्स माने, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स माने क्या होगा बताओ? अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। एग्जैक्टली, बिग प्लांटर्स माने जो कि प्लांट लगवाते थे, लगाते नहीं थे। तो ये प्लांटर्स जहाँ पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को हम रेफर करें। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स। और उनको जब ये दिखाई दिया कि हमारे खिलाफ इतना सारा सबूत निकल गया है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को जब दिखाई दिया कि हमारे खिलाफ इतना सारा सबूत इकट्ठा हो गया है और अब हमें जेल हो सकती है, इससे पहले कि हमें जेल हो जाए तो हम पहले ही रिफंड करने को तैयार हो जाते हैं पेजेंट्स को। तो
दे अग्रीड इन प्रिंसिपल, मतलब मुंह जवानी, उन्होंने लिखित में नहीं दिया लेकिन प्रिंसिपल में बोल दिया कि प्रिंसिपल माने मुंह जवानी में ये बोल दिया कि कि हम तुम्हारा रिफंड कर देंगे पेजेंट्स का, बट हाउ मच मस्ट वी पे। लेकिन यहाँ और उन्होंने गांधी जी से उन्होंने एक चाल चली अब ये पूछकर, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। अब क्यों चाल चली है, कोई बताएगा मेरे को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, समझ जाओगे ना तो ये बहुत चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। क्यों चाल चली है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या चाल चली है ये पूछकर? उन्हें शायद गांधी जी का नेचर पता हो, वो पैसों के लिए नहीं बस एक उसके लिए कर रहे हो। असली में अगर मैं सच बताऊं तो वो उनको नहीं पता था, अगर उनको पता होता तो वो ऐसे पिट नहीं रहे होते। वो लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस वक्त तो हार ही रहे हैं ना, तो उनको नहीं पता है गांधी जी का नेचर। कंगन तुम ट्राई करना चाहोगे? क्योंकि उन्होंने जितना अमाउंट लिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट था, तो वो पूरा अमाउंट पे करना तो पॉसिबल था नहीं। तो वो लोग पूछ रहे थे कि इसका कितना अमाउंट पे करना है या कितना पे करना है। ठीक है, पार्शियल ठीक है, पार्शियल गलत है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका क्या है। देखो उन्होंने क्या करा, अब क्या हो रहा है कि जो ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी थी उसमें उनके खिलाफ सबूत निकल गया है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है उन्होंने गलत करा है, उन्होंने अत्याचार करा है, उन्होंने इनजस्टिस करी है हमारे शेयर प्रॉपर्स के साथ। तो अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लॉ के हिसाब से होनी चाहिए सजा, लेकिन सजा डिक्लेयर होने से पहले ही वो लोग इतने चालाक हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें, उन्होंने किसानों से इन प्रिंसिपल कहा, मुंह जवानी का, लिख के नहीं दिया अभी, उन्होंने उनसे मुंह जवानी कहा, ओरली कहा कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, रिफंड कर देंगे। पर उन्होंने फिर गांधी से पूछा हम उन्हें कितने पैसे रिफंड करें। अब इसमें उनकी क्या चाल है कि गांधी जी जो भी ऑफर देंगे वो उसको ठुकरा देंगे, तो इससे कमीशन और आगे बढ़ेगी और वो ये दिखा पाएंगे हम तो रिफंड देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो रिफंड मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उनकी चाल है, मतलब उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने की, और जैसी वो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो वो और उनको और टाइम मिल जाएगा और उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना उनको सजा होगी। समझ पा रहे हैं उनकी चाल? ये बताओ उनको, फटाफट बताओ कि उनको उनकी चाल तुम्हें समझ आ रही है? हाँ। और ये आगे भी दिखेगा, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ये आगे है ऐसा। ठीक है, तो बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। दे थॉट दैट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। और क्यों, अब मैं दीपक को बताता हूँ क्यों वो गांधी जी का नेचर नहीं समझ पाए थे, ये लाइन बताएगी। उनको लगा था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा था कि गांधी जी जो है ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, पूरा का पूरा पैसा वापस मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली, मतलब इलीगली और डिसीट मतलब धोखा देकर एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर प्रॉपर्स, और एग्जॉर्शन मतलब किसी से फोर्सफुली पैसा लेना। तो उनको लगा था कि गांधी जी बोलेंगे कि जितना पैसा तुमने धोखाधड़ी और डिसीटफुल से इलीगली लिया है हमारे शेयर प्रॉपर्स से, वो सारा का सारा पैसा वापस करो। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने कहा कि चलो तुम 50% पैसा वापस कर दो, वो भी अच्छा है। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और गांधी जी एक स्टेप आगे थे इन ब्रिटिशर्स से, हमेशा से ही आगे थे। उनको पता था कि ये लोग कभी भी पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे, और इस वक्त उनको पैसा ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर ये एक कागज पे कहीं पे लिख दिया गया कि एक भी ब्रिटिशर को एक भी रुपया वापस करना पड़ा, तो गांधी जी जानते थे कि जितने भी किसान हैं उनको जीत की फीलिंग होगी, उनको लगेगा कि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर है और लॉ सबसे ऊपर है, और ब्रिटिशर्स का डर इन पेजेंट्स, इन फार्मर्स के मन से निकल जाएगा। तो यही उनका मोटिव था। उनका मोटिव पैसा पाना नहीं था, उनका मोटिव था कि कभी भी आगे कोई भी ब्रिटिशर किसी भी इंडियन फार्मर को ना दबा पाए, ना एक्सप्लॉइट कर पाए, और वैसा कब होगा, सिर्फ तब होगा जब उनके मन में डर नहीं होगा। ठीक है, तो ही आस्क्ड ओनली 50%, देयर ही सीम्ड एडमेंट, और वो जानते थे कि वो पूरा पैसा कभी नहीं देंगे, तो उन्होंने पहले ही कम करके बोला कि आप हमें 50% वापस दे दो, हम खुश हैं। ठीक है, राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range। मतलब ये जो रेवरेंड J.Z. Hodge है, ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे जो उस वक्त जब ये केस वेस लड़ा जा रहा था, जब पता चला था कि ये मतलब जिस वक्त ये लैंडलॉर्ड्स ने ऑफर करा था कि हम रिफंड दे देंगे, लेकिन कितना आप हमें बताओ, उस वक्त ये वहां पे थे चंपारण में, और इन्होंने पूरा ये वाला एपिसोड, पैसे वापस होने वाला एपिसोड पूरा बहुत पास से देखा था। Thinking probably that he would not give the way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%।
अब मेरे को इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा तुमको। इस लाइन में क्या हुआ कि जब सबसे पहले क्या करा उन्होंने, पता चला कि गलती लैंडलॉर्ड की, कमीशन ने निकाल दिया कि अब सबूत मिल गया कि लैंडलॉर्ड अब गलती है, उनको होनी चाहिए सजा। लेकिन सजा होने से पहले लैंडलॉर्ड ने बोला कि चलो हम तुम्हें पैसा वापस दे देंगे, हम अपनी गलती मानते हैं, तो उनको सजा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से बोला कि हम कितना पैसा दें ये बताओ। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जानते थे कि गांधी जी जो भी बोलेंगे वो उनको ठुकरा देंगे, ठीक है। और उनको लगता था गांधी जी पूरा पूरा पेमेंट मांगेंगे। लेकिन गांधी जी ने बोला कि चलो अब तुम मुझे 50% दे दो। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि उनको लगा कि हम ऐसा ऐसा नीचा वाला अमाउंट कोट करते हैं, इतना नीचे चले जाते हैं कि अगर हम, कि वो चाहकर भी गांधी जी उसको उस पर हाँ ना कर पाए और हमारी कभी भी हार ना हो और हमें कोई भी एक भी पैसा ना देना पड़े, और हम ये बोल सके कि ऐसा नहीं है कि हम पेमेंट नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि हम रिफंड नहीं करना चाहते, वो तो गांधी जी नहीं मान रहे हैं इसलिए हम रिफंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो अपनी गलती सारी गांधी जी के सर मढ़ दें, ऐसा वो सोच रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो आप 25, हम तो 25% ही दे पाएंगे गांधी जी, आपको कबूल है तो बताओ। एंड टू हिज अमेजमेंट, और जो लॉयर था, जो लॉयर बोल रहा था, मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की तरफ से लॉयर लड़ रहा था वो बोल रहा था, एंड उसकी अमेजमेंट, और उसकी अमेजमेंट के हिसाब से महात्मा गांधी ने टुक हिम एट हिज वर्ड, और उन्होंने कहा ठीक है भाई मान लिया, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और उन्होंने उस वक्त ही वो कड़ी को तोड़ दिया, उनके डर को तोड़ दिया। डेडलॉक को समझ रहे हो? डेडलॉक का मतलब समझते हो? बताओ कंगन, डेडलॉक का क्या मतलब होता है? डेडलॉक मतलब पता नहीं। अड़ियल। दिखाता हूँ, फटाफट दिखाता हूँ। अड़ियल भैया, अड़ियल। नहीं, अड़ियल नहीं होता, ये आदमी को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, डेडलॉक एक सिचुएशन होती है, ओके। ठीक है। हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम दे देंगे पैसा वापस, कितना पैसा दें? गांधी जी ने कहा आप हमें, और उनको लगा था कि उनको वो 100% मांगेंगे पैसा। गांधी जी ने कहा कि आप हमें 50% दे दो, हमें कबूल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें 50% पैसा वापस कर दो। ये गांधी जी हैं और ये लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इन्होंने सोचा कि हम इतना नीचे का अमाउंट कोट करते हैं रिफंड का कि गांधी जी कभी भी हाँ नहीं करेंगे, और हम जब भी हमसे कोई पूछेगा कि क्या हुआ केस का या किसकी गलती है, तो हम कहेंगे कि हम तो रिफंड देना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी ही रिफंड नहीं लेना चाहते हैं, और इसलिए हमसे एक भी पैसा ना तो वापस लिया जाएगा और ना हमारी इज्जत जाएगी। तो इनके लॉयर ने क्या कोट करा कि हम आपको, पहले गांधी जी ने बोला 50%, इनके लॉयर ने कहा कि हम इतनी नीचे अमाउंट बोलते हैं 25% की गांधी जी कभी भी हाँ नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी तो इसका बाप थे, गांधी जी ने बोला ठीक है आप हमें 25% दे दो, हमें कबूल है। और अगर ये गांधी जी नहीं मानते, अगर गांधी जी इस बात को 25% को नहीं मानते, तो ये डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक माने, डेडलॉक का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि ये बोलते कि हम 25% से ज्यादा नहीं दे सकते, और गांधी जी बोलते कि मैं 50% से कम नहीं ले सकता, और इस वजह से ना तो एक भी पैसा हमारे फार्मर्स को मिलता, और ना इनका फार्मर्स का फियर खत्म होता। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने 25% वाला ऑफर को हाँ कर दिया, ये डेडलॉक ब्रेक हो गया, और सारी इज्जत और पैसा हमारे फार्मर्स को मिल गया। क्लियर हुआ ये डेडलॉक का मतलब? क्लियर हुआ दीपक पीयूष? मतलब सोल्यूशन ही निकलता प्रॉब्लम का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझो। सोल्यूशन नहीं निकल पाता क्योंकि वो ब्रिटिशर्स अपनी चालें चल रहे थे, वो सोच रहे थे कि 50% बोलेंगे तो 25 बोल देंगे, अगर वो 25 बोल देंगे तो हम 15 बोल देंगे। लेकिन उन्होंने फाइनली जब बोला कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि चलो हम 25% दे देंगे, और वो सोच रहे थे कि गांधी जी कभी भी हाँ नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी जानते थे पैसे से इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मर्स का डर दूर करना, इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया। क्लियर है? हाँ। ठीक है। द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली, और वो सेटलमेंट था क्योंकि अब गांधी जी ने उनका ही 25% पे हाँ कर दी थी, तो वो यूनानिमसली हो गया था, मतलब दोनों पार्टीज एग्री हो रही थी बाय द कमीशन, और कमीशन को भी वो मंजूर था। सारी पार्टी जो कमीशन में जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी लैंडलॉर्ड थे और जो गांधी जी थे, सबको मंजूर थी, सबको मंजूर था, उसको यूनानिमस कहते हैं। तो ऐसे हुआ। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. और गांधी जी बोलते हैं कि वो जो रिफंड का जो अमाउंट था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था,
पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था कि वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको ऑब्लाइज करना पड़ा, उनको सरेंडर करना पड़ा अपना पैसा और अपनी इज्जत विद पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, पैसा भी और इज्जत को भी और को सरेंडर करना पड़ा किसके सामने? उन अनपढ़ और उन फार्मर्स के सामने सरेंडर करना पड़ा जिनका वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब अब फार्मर्स और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एक ही पोजीशन में आ गए, इक्वल हो गए, कोई भी किसी के ऊपर नहीं था। ठीक है, इससे क्या होगा? फार्मर्स का डर खत्म हो जाएगा, वो अभी कभी भी दबेंगे नहीं। हमेशा जब भी इनको दबाने लगेंगे तो वो याद करेंगे कि हमने पिछली बार भी एक साथ जुड़े थे और हमने अपनी जस्टिस को पाया था। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. और हमेशा से ही जो प्लांटर्स थे वो भगवान की तरह लॉर्ड्स अबव द लॉ, मतलब लॉ के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता, जिनको लॉ से कोई फर्क नहीं होता, वैसे मालिक की तरह उनको बिहेव करते थे। नाउ द पेजेंट सॉ दैट ही हैड राइट, और जो अब गरीब किसान था उसको दिख रहा था कि उसके हाथ में भी राइट्स हैं, उसके पास भी राइट्स हैं, उसके पास भी लॉ है, एंड डिफेंडर्स, और उसके पास उसके वकील भी हैं, जो राजेंद्र प्रसाद और उसकी कमेटी थी प्रोमिनेंट लॉयर्स की, डिफेंडर्स भी हैं जो उसकी मदद करेंगे। ही लर्न करेज, और उसके अंदर अपने अपने आप को संभालने की, अपने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की क्षमता आ गई, करेज आ गया, फियरलेसनेस आ गई। यहां तक किस किस को क्लियर नहीं है बताओ, किसको क्लियर है फटाफट बताओ। सुन रहे हो ना भाई सब लोग, सो तो नहीं गए? सुन रहा हूँ। कंगन आपको क्लियर है? पीयूष आपको क्लियर है? हाँ ठीक है। ये लास्ट पेज ही है ना? हाँ ये लास्ट पेज है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये बस होने वाला है, मैं फटाफट, इसमें कुछ बचा नहीं है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और ये जो जितने भी इवेंट्स हुए, जो भी इसके बाद हुए, मतलब गांधी जी ने जो भी जो 25% जो मान लिया था, उसके बाद जो जो घटनाएं हुई, उन्होंने गांधी जी के डिसीजन को सही साबित करा। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, और कुछ सालों बाद ब्रिटिश प्लांटर्स ने जिन जिन एस्टेट्स के ऊपर, जिन जिन जमीनों के ऊपर, जो जमीनों के ऊपर इलीगली हथियार रखी थी, जिन जिन के ऊपर कब्जा करा हुआ था, वो सारी जमीनें छोड़ दी, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, और वो जमीनें हमारे गरीब किसानों को हक के साथ वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो 15% पे इंडिगो उगाया जाता था, वो वाली जो रिचुअल थी वो हटा दी गई, वो चीज हटा दी गई, वो चीज नहीं होती थी अब। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन, और गांधी अपने आप, गांधी जी जो थे वो कभी भी खुश नहीं होते थे इससे कि वो लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन, मतलब कि या तो उन्हें बहुत सारी पॉलिटिकल पावर मिल रही है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, या फिर बहुत सारा पैसा मिल रहा है, ऐसे सोल्यूशन से वो कभी भी खुश नहीं होते थे। He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. और अब क्या हुआ कि जब केस भी सॉल्व हो गया, गांधी जी का काम भी खत्म हो गया, और वो सारी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग भी बंद हो गई, और प्लांटर्स भी अपने एस्टेट्स छोड़कर वापस चले गए, मतलब अपने अबैंडन कर दिए उन्होंने अपने एस्टेट्स, और वो एस्टेट जो थे वो वापस, हमारे एस्टेट्स माने वही जमीन है, खेत जो खेत होते हैं उनको एस्टेट्स कहा जा रहा है यहाँ पे, वो खेत हमारे शेयर क्रॉपर्स को ही मिल गए, हमारे फार्मर्स को ही मिल गए। और गांधी जी जो थे वो कभी भी किसी भी, जब भी कोई केस लड़ते थे तो उनको ना तो पॉलिटिकल पावर से मतलब था, ना पैसों की पावर से मतलब था, उनको तो मतलब था वहां की, वो तो क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये नहीं चल रहा था कि उनको घाटा हो गया, 25% ही उन्हें मिला, उनके दिमाग में चल रहा था कि ये जो चंपारण है ये बहुत सोशल और कल्चरली बहुत ज्यादा बैकवर्ड विलेज है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएट, और इसके बारे में वो कुछ इसी वक्त करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर में कभी वापस आएंगे करेंगे, वो जानते थे कि इस वक्त अगर नहीं करा तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ही अपील फॉर टीचर्स, और उन्होंने टीचर्स के लिए अपील करी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर यहाँ पे एजुकेशन होगी तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एजुकेटेड माइंड इज अ साउंड माइंड। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, और ये जो दो लोग थे जो गांधी जी के दोस्त थे, जो फ्रीडम फाइटर्स भी थे, रिफॉर्मर्स भी थे, तो महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, two young men who had joined Gandhi as disciples,
उनके मतलब एक तरीके से भक्त कह सकते हैं, लेकिन आज की टर्म में भक्त नहीं, वो पहले वाले भक्त असली भक्त होते थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी बीवियां भी वॉलंटियर्ड फॉर दिस वर्क, और ये इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लोगों की सेवा के लिए दो गांधी जी के डिसाइपल्स, उनके चेले चपाटे भक्त भी कह सकते हो, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, ये दोनों लोग गांधी जी को उन्होंने ज्वाइन करा यहाँ पे और वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे लोग बॉम्बे से भी आए गांधी जी की हेल्प करने के लिए, पूना से आए, एंड सेवरल अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, बहुत दूर दूर से लोग गांधी जी की मदद करने आए। देवदास, गांधी जी का अपना सबसे छोटा बेटा, यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उनकी पत्नी भी आ गई और बेटा भी आ गया, सबसे छोटा बेटा देवदास, और जो यहाँ पे जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो भी आ गए वहां। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, और 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल भी खोले गए। कस्तूरबाई, जो कि जिनको प्यार से कस्तूरबाई बुलाया जाता था, सब उनके स्टूडेंट्स उनको कस्तूरबाई बुलाते थे, taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, और पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन पे रूल सिखाती थी, वो वाले सेशंस लिया करती थी अपने स्कूल्स में, आश्रम में। दोबारा बताता हूँ ये वाला, कस्तूरबाई taught the आश्रम रूल्स, और जैसे वो आश्रम में सिखाती थी वैसे ही वो इस चंपारण के स्कूल्स में भी क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में सिखाती थी। सैनिटेशन मतलब जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है आपका एक्सक्रीटा, उसको कैसे आप डिस्पोज ऑफ करोगे ऐसी तरीके से ताकि किसी को भी बीमारी ना लगे, प्रॉपरली साफ तरीके से रहना और खाना पीने के बारे में अच्छे से सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मेजरेबल, हेल्थ कंडीशंस थी जो वहाँ पे वो बहुत मेजरेबल थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, और गांधी जी वहाँ पे एक डॉक्टर को बुला के लेकर आए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और वहाँ पे मेजरली 3 मेडिसिन अवेलेबल कराई गई। कैस्टर ऑयल एक तरीके का ऑयल होता है, पता चलेगा किस लिए यूज होता है वो। क्विनीन मलेरिया की बीमारी के लिए एक दवाई होती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर जो होता है वो स्किन के डिजीजेस को खत्म करने के लिए होता है। तो एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, और एक कोटेड टंग एक तरीके की बीमारी होती थी जो चंपारण में बहुत ज्यादा होती थी, रूरल एरियाज में होती है ज्यादा ये, तो उनको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया, देखो यहाँ पे आ गया ना मलेरिया, एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन, और उनको क्विनीन वाली दवाई दी जाती थी, और इसके साथ साथ कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम होती थी, कुछ थोड़े मुहासे वहासे इरप्शन होते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और उनको सल्फर ऑइंटमेंट मिलता था और कैस्टर ऑयल मिलता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, और गांधी जी को वहां पे फिल्दी स्टेट दिखाई दी वुमेन्स क्लोथ्स की, मतलब औरतों के कपड़ों की गंदी स्थिति दिखाई दी, मतलब कि वहां पे वो साफ कपड़े नहीं पहन पाती थी गरीबी की वजह से। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट, और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि आप कृपया करके इन औरतों से बात करो कि वो अपने कपड़े साफ सुथरे क्यों नहीं रखते, क्यों वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इन हर हट, और एक उनको लेडी कस्तूरबाई को अपनी हट में, अपने घर में लेकर गई, मतलब झोपड़ी टाइप में लेकर गई, एंड उनको बोला ये देखो, लुक देयर इज नो बॉक्स और कवर्ड हियर फॉर क्लोथ, और मेरे पास कोई भी कपड़े रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, ना कवर्ड है ना कोई बॉक्स है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई एम हैविंग, और जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई है वो इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है, और यही साड़ी मैं कल भी पहनूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई साड़ी नहीं है, इसीलिए मेरे कपड़ों की स्थिति इतनी बुरी है। फटे पुराने फेडेड कपड़े इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास और कपड़े हैं ही नहीं, मैं एक ही कपड़े को रोज बार बार धो धो के पहन रही हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, और जब वो चंपारण में भी थे 1 साल 7 महीने तक एक साथ, मतलब लगातार चंपारण में थे, और उसके बाद शॉर्टर विजिट्स में टोटल मिला के 1 साल तक चंपारण में थे वो, तो गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, और चंपारण से भी वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखते थे अपने आश्रम पे, जो उनका मेन हेडक्वार्टर था अहमदाबाद में। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, और रोज वो चिट्ठी, खत, तार, टेलीग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे कि क्या क्या होना है वहां पे, एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और आश्रम में जो खर्चे हो रहे थे, जो जरूरतें थी और जो खर्चे हो रहे थे वहां पे, उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पता करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, और एक बार उन्होंने वहां के रहने वाले आश्रम के सदस्यों के लिए बोला, आश्रम में जो रहते थे उन लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा था that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और लैट्रिन ट्रेंचेस का मतलब होता है जहाँ पे आपका जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपको एक नई लैट्रिन ट्रेंचेस वहां पे डिग करनी चाहिए, जमीन के अंदर डिग करी जाती है,
और अब तो बेटर सैनिटेशन के तरीके हैं, लेकिन उस वक्त ऐसे मिडीवियल तरीके थे कि 1917 की बात चल रही है, 1960 1917 की बात चल रही है। तो उन्होंने रेजिडेंट्स को बोला कि आप नए गड्ढे खोद लीजिए अपनी लैट्रिन ट्रेंचेस के लिए, क्योंकि पुराने गड्ढों में से बदबू आने लगेगी, स्मेल बैड होने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। यहाँ तक सबसे पहले मेरे को बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ये आखिरी पेज है, बहुत छोटा सा बचा है अब। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट वाउट है? कंगन, दीपक, पीयूष? मतलब उन्होंने अपने पूरे परिवार को एज अ वॉलंटरी यूज किया यहाँ पे। परिवार को, दोस्तों को, अपने टीचर्स को, और अपने जितने भी चेले चपाटे थे, डिसाइपल्स थे, उनको भी। कंगन आप बताओ, आपको क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। और पीयूष? सर वो बीच में थोड़ा स्किप हो गया था, अगर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, कोई बात। कोई डाउट हो पीयूष तो जरूर पूछ लेना मुझसे, मैं हमेशा अवेलेबल। ठीक है, अब आखिरी पेज है, बहुत प्यार से पढ़ते हैं इसको। एक सेकंड। हाँ, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। और ये चंपारण का जो एपिसोड था जिसमें वो गए, लड़े और अपनी सक्सेस हासिल करी और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई और अपने जितने भी किसान भाई थे उनको आजादी दिलाई अत्याचार से और उनका डर को भी दूर भगाया। ये जो चंपारण का एपिसोड था वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। एक ऐसा पॉइंट था जो लाइफ, जिसने गांधी जी की लाइफ चेंज कर दी, जिन्होंने इस एपिसोड ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जन्म दिया। व्हाट आई डिड, और गांधी जी बोलते हैं व्हाट आई डिड, जो भी मैंने किया, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एक बहुत मामूली सी चीज। I declared that the British could not order me about in my own country. और मैंने ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखा दिया कि वो मुझे मेरी कंट्री में ही ऑर्डर नहीं दे सकते। ये मेरी कंट्री है और मैं इसका एक सिटीजन हूँ और मैं यहाँ पे गलत होता नहीं देख सकता, और मैं उनको आंसरेबल नहीं हूँ। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। और वो बताते हैं कि चंपारण एक एक्ट ऑफ डिफाइंस, मतलब डिफाई करना मतलब किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, वैसे शुरू नहीं हुआ। इट ग्रू आउट, और वो कैसे शुरू हुआ? इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट मतलब किसी की चीज को, किसी चोट लगी हुई को ठीक करना, एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स। और ये किस अटेम्प्ट में शुरू हुआ चंपारण का एपिसोड? इस अटेम्प्ट में शुरू हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि जो हमारे डिस्ट्रेस हो रही थी हमारे गरीब किसानों को, उसमें वो थोड़ी मदद कर सके, उनकी चोटों को भर सके। एलिविएट मतलब किसी चीज को आराम दे, तो उनकी डिस्ट्रेस को आराम दे सके। This was the typical Gandhi pattern, और ये typical Gandhi pattern है। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। और उनकी जो वो पॉलिटिक्स करते थे, जो वो काम करते थे, जिस तरीके से वो अपना केस लड़ते थे, वो सब डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस के साथ इंटरट्वाइन था। मतलब कि वो अपने देश की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस निकालते थे और उसके लिए लड़ते थे। और उनकी पॉलिटिक्स पावर के लिए या पैसे के लिए नहीं थी, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने के लिए थी, और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन। और वो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एक सेकंड। हाँ भैया, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बहुत बड़े सिद्धांत। हाँ, तो मतलब कि वो ये दिखाया जा रहा है कि वो ऐसा नहीं थे कि वो एक बहुत मैं भी एक बार जो एब्स्ट्रैक्शंस को देख के बताता हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को लेके चलते थे, बहुत बड़े बड़े आइडियाज को लेके चलते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास एक बहुत बड़ा आइडिया था जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स को हरा रहे थे, ऐसा नहीं था। इट वॉज द लॉयल्टी टू लिविंग। और वो एक जीवन के लिए लॉयल थे। जीवन के लिए लॉयल थे मतलब कि जियो और जीने दो, किसी के साथ गलत ना हो, इसके साथ उनका, ये उनकी लॉयल्टी थी टू ह्यूमन बींग्स। और किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होता देखना चाहते थे वो, किसी भी इंसान के ऊपर अत्याचार ना हो, ये वो देखते थे। और यही उनका मोटिव था, यही उनकी लॉयल्टी थी। वो आइडियाज में नहीं, ह्यूमैनिटी में और लिविंग और इक्वल लिविंग में बिलीव करते थे, फ्रीडम फॉर एवरीवन में बिलीव करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, और हर चीज जो गांधी जी करते थे, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन।
जो भी गांधी जी करते थे, जो जो मूवमेंट्स उन्होंने उठाई, सिविल डिसोबीडियंस ले लो या जो भी ले, सॉल्ट जब उन्होंने बनाया, तो वो क्या कर रहे थे, हर बार ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, और हर बार वो एक नया हिंदुस्तानी, नया इंडियन खड़ा करना चाहते थे, नया इंडियन बनाना चाहते थे, who could stand on his own feet, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा सके, जो कि इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करे एंड दस मेक इंडिया फ्री। और अगर एक इंडियन, अगर हर इंडियन फ्री हो जाएगा, अपने दिल से ब्रिटिशर्स का डर निकाल देगा और गलत के लिए आवाज उठाने के लिए शुरू कर देगा, तो ब्रिटिशर्स को भगा देगा वो, और ब्रिटिशर्स उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे और इंडिया आजाद हो जाएगी, असली सेंस में इंडिया आजाद हो जाएगी। यही गांधी जी का मोटिव था, और यही हर चीज जो वो करते थे उसमें यही चाहते थे कि वो एक इंडिया को आजादी दिलाएं और इंडियन को एम्पावर करें। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty to the Fiji Islands. और चंपारण एक्शन में जब ये सब हो चुका था, कमीशन भी अपना जवाब दे चुकी थी, तब वहां पे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, मतलब जब कमीशन अपना जवाब दे नहीं चुकी थी, जब सेटअप हो रही थी, जब अभी भी केस लड़ रहे थे वो लोग, तब चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा। और एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, मतलब पैसिफिस्ट क्या होता है बताओ? पैसिफिस्ट होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। बेसिकली वही, जो कि पैसिफिस्ट मतलब जो कि क्या कैसे बताऊं, जो कि अहिंसा के लिए, जैसे गांधी अहिंसा को मानते थे, वैसे ही ये भी एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, ये भी मानते थे कि वॉर नहीं होनी चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, शांति से बैठकर बात कर नॉन वायलेंस के थ्रू, अहिंसा के थ्रू सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। तो अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब कि कमीशन ने अपना कोई ये निकाला नहीं था, रिजल्ट नहीं निकाला था, जब तक हमारी कमीशन जो सेटअप हुई थी उसने अपना रिजल्ट नहीं निकाला था, तब चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of महात्मा, और ये हमारे महात्मा जी के एक और भक्त, एक और डिसाइपल थे, came to bid गांधी फेयरवेल, और गांधी जी को बाय बाय बोलने आए थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के लिए फिजी आइलैंड्स के टूर पे जा रहे थे। ठीक है, समझ आ रहा है? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन है? एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है जो कि गांधी जी को गुड बाय बोलने आए थे। क्यों? क्योंकि वो टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जा रहे थे फिजी आइलैंड्स। समझ आ रहा है ये? हाँ, ओके। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण, और उन्होंने ये सोचा था, जो उनके प्रोमिनेंट लॉयर फ्रेंड्स थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये सोचा था कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, और वो चाहते थे, स्पेशली चाहते थे कि एंड्रूज वहां पे रुके और उनको हेल्प करे। अब मेरे को कोई बताएगा तुम तीनों में से कि क्यों वो चाह रहे होंगे कि एंड्रूज वहां पे रुके और उनको हेल्प करे? उनके हिसाब से लग रहा होगा कि ये भी ब्रिटिशर्स है, तो थोड़ा बात का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अपनी बात का वट प्रूव करने के लिए। कंगन, आप कुछ बताना चाहते हो इसके लिए? ये सवाल आता है हमेशा। मतलब क्या तू मतलब एज ए मैसेंजर एक्ट कर सकता है कि मतलब ब्रिटिश के वहाँ जो भी प्लानिंग चल रही है वो आके यहाँ बता दे इन लोगों को, और फिर इनका मतलब जो बात है जो उनको ब्रिटिशर्स तक पहुँचानी है वो सब बातें जाके वो ब्रिटिशर्स को बोल दें। तुमने अगर कोई भी बहुत बड़ी हॉलीवुड की फिल्म देखी हो तो उसमें हमेशा एक ना एक एशियन एक्टर रहता है। क्यों रहता है? ताकि मैं एशियन पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सके देखने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एशियन पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सके देखने। वैसे ही ये लोग चाहते थे, क्योंकि एंड्रूज एक इंग्लिशमैन था, एक ब्रिटिशर ही था, लेकिन हालांकि वो अच्छा ब्रिटिशर था, तो वो चाहते थे कि वो उनकी साइड में रहे और उनकी हेल्प करे, उनकी तरफ से सपोर्ट करे और प्रोटेस्ट करे, उनकी तरफ से लड़ाई करे, मतलब पीसफुली लड़ाई करे। वो ये इसलिए चाहते थे क्योंकि ताकि उनका वट बढ़ेगा। जब ब्रिटिशर्स देखेंगे कि उनके खुद के लोग गांधी जी को सपोर्ट करने लगे हैं, तो मतलब उनके ऊपर ज्यादा दबाव बनेगा और इनकी जो ये गांधी जी की जो लड़ाई है वो जल्दी खत्म हो जाएगी और जल्दी ये जीत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, समझ आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। बताओ। हाँ भैया। एंड्रूज वाज विलिंग, और जो एंड्रूज था, जो अच्छा ब्रिटिशर था, वो भी विलिंग था, वो भी तैयार था चंपारण में रहने के लिए और हेल्प करने के लिए, इफ गांधी एग्रीड। और वो बोल रहा था कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ यहाँ पे रहने के लिए अगर गांधी जी ऐसा चाहते हैं तो। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ गांधी जी ये चीज नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते होंगे गांधी जी ये चीज? कोई मेरे को बताएगा?
क्योंकि सारा क्रेडिट फिर चला जाता कि कोई ब्रिटिशर्स था उसके लिए प्रभाव पड़ा। तो क्योंकि अगर वो गांधी जी अगर वो लोग एक ब्रिटिशर पूरा स्वदेशी रखे इस मूवमेंट को, इंडियन हाँ साइड मूवमेंट हो ये। हाँ, और वो स्वदेशी इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि गांधी जी ये सोच रहे थे कि अगर वो ब्रिटिशर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को कमजोर समझते हैं ब्रिटिशर से, समझ रहे हो? और वो ये दिखाना चाहते थे कि हम किसी से कमजोर नहीं, हम ब्रिटिशर से बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम उनसे ऊपर ही हैं। हमें किसी भी ब्रिटिश हेल्प की, किसी भी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है जीतने के लिए। हम अहिंसा से लड़ेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हम जीतेंगे। ही सेड यू थिंक, और वो बहुत वेहीमेंटली अपोज करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, बहुत दुख के साथ, गुस्से के साथ अपोज करते हैं। वेहीमेंट का यही मतलब होता है। He said, you think that this is an unequal fight. और वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये unequal fight है. It would be helpful if we get an Englishman on our side. और तुम्हें लगता है कि अभी हम अंडरडॉग्स हैं, हम हार रहे हैं और ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, और तुम्हें लगता है अगर एंड्रूज हमारी साइड हो जाएगा तो शायद हमारा पल्ला भी भारी हो जाएगा और हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और ये तुम्हारे दिल की वीकनेस को दिखाता है। तुम अपने आप को कम मांगते हो ब्रिटिशर से, ये प्रूव करता है। दिस कॉज इज जस्ट, और ये कॉज जो है वो सच्चाई के लिए है, वो जस्टिस के लिए है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और अपने लोगों के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए ये लड़ाई जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, और तुम्हें किसी भी बाहरी सपोर्ट के लिए, प्रॉप मतलब कोई ऐसा खिलौना, जो कि प्रॉप मतलब होता है कोई सपोर्ट, कोई चीज जो आपको कुछ करने में सपोर्ट करती है, तो तुमको कोई भी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एंड यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप और सपोर्ट इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू एन इंग्लिशमैन, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एंड्रूज जो है वो एक भला इंग्लिशमैन है, उसको अपनी टीम में शामिल इसलिए करना चाहते हो क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है और तुम्हें उससे एक सपोर्ट मिलेगा। ये सरासर गलत है, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ही हैड रेडर माइंड्स करेक्टली, और राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि गांधी जी हमारी मानव व्यथा, हमारी, हम किस लिए एंड्रूज को अपनी टीम में शामिल करे थे, बिल्कुल ये बात एकदम सच समझ गए थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इसका हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं था। हम गांधी जी के सामने कुछ नहीं बोल पाए, कोई सफाई नहीं दे पाए। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और बहुत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और इसीलिए जब उन्होंने दिखाया कि हम ब्रिटिशर से कम नहीं है, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और तभी हम जीत पाएंगे। और इस तरीके से गांधी जी ने उनको सेल्फ रिलायंस में, मतलब आत्मनिर्भरता में, जो आजकल बहुत हैशटैग में चल रहा है टर्म, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भरता में और सेल्फ रिलायंस में ये हमें गांधी जी ने एक लेसन दिया, एक लेक्चर दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। इस लाइन का मतलब बताओ। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये आखिरी लाइन है, और इसका मतलब मैं तीनों से चाहूंगा। एक एक करके पहले बताएगी कंगन, फिर बताएगा पीयूष, और फिर बताएगा दीपक। ओके 3 in 1। हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा क्यों बोल रहे हैं ऐसा ऑथर क्यों? मतलब ये पूरे एक इंसिडेंट में इन लोगों को सेल्फ रिलायंस पे सिखाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस का एक, क्या बोल सकते हैं, मतलब एक चिंगारी होती है ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस से एक छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड शेयर क्रॉपर्स को भी बहुत हेल्प हुआ, लाइक उनको अपनी मतलब लैंड वापस मिल गई। सो मतलब इस एक मूवमेंट से काफी कुछ इन्फ्लुएंस हुआ था, लाइक ये बेसिकली ये 3 चीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। हाँ, सही है। और पीयूष क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर यही कि ऐसे आत्मनिर्भरता से ही हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस भी मिला हमें उससे, और शेयर क्रॉपर की मदद भी हो गई, सब तीनों एक साथ ही हैं। और मास्टर दीपक क्या कहना चाहेंगे आप? ये लास्ट लाइन बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो गांधी जी चाहते थे सिखाना, उसको बताया गया है। वो लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते थे, जितने भी पीजेंट्स थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब वैसे खिलाफ नहीं, सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते थे। वो खिलाफ नहीं थे, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद की बात रखने के जितना बनाना चाहते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस का एक नींव रखा गया, पहला प्रोटेस्ट था, लोगों में फियर खत्म किया गया, और शेयर क्रॉपर्स जो बेसिकली वहां से जहां से स्टार्ट हुआ था, शेयर क्रॉपर, उनकी समस्या भी हल हो गई, अब उन्हें कोई टेंशन नहीं थी।
तो ये सारी चीजें बाउंड टुगेदर, मतलब इस पूरे मूवमेंट में ये सब हुआ मेन। सबसे अच्छा और ये दीपक, बहुत सबसे अच्छा आंसर दीपक का। इसमें हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा था, लोगों के ऊपर जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश राज था, उसने लोगों को डिवाइड करा हुआ था। कास्ट में लोग डिवाइड थे, रिलीजन में डिवाइड थे, प्रोफेशन से डिवाइड थे। जैसे जो जो ये लॉयर्स थे, वो फार्मर्स के लिए केस नहीं लड़ना चाहते थे, लड़ भी रहे थे तो पूरे मन से नहीं लड़ रहे थे, पैसे चार्ज कर रहे थे, तो सब डिवाइडेड थे। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, और क्या क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस और हेल्प टू शेयर प्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। मतलब एक के बाद एक चीजें सब जुड़ी हुई। जब उन्होंने देखा कि एक पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो कि हमारे शेयर प्रॉपर्स थे, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, जब सारे लोगों ने, लॉयर्स ने, वॉलेंटियर्स ने, गांधी जी ने, और इवन जब उन्होंने कोर्ट में जाके वो दिया तो कमीशन बिठाई गई, तो कमीशन ने, जब सब ने मिलकर इस चीज पे एक साथ जुट होकर सपोर्ट करा, इस चीज एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके साथ गलत हो रहा था उसको सपोर्ट करा और अपने ऊपर विश्वास रखा और विश्वास करके लड़ाई करी सिस्टम के अगेंस्ट, तब ही वो सेल्फ रिलायंट हो पाए। और इसीलिए ये क्या कहते हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी हेल्प हो पाई, हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स, इसीलिए शेयर क्रॉपर्स अपना केस जीत पाए। और जब ये लोग शेयर क्रॉपर्स अपना केस जीत पाए तो अब ये सेल्फ रिलायंट हो गए, मतलब कि अब इनको डर नहीं है ब्रिटिशर्स का, और बाकी लोग भी, लॉयर्स भी सब इनके सपोर्ट में है, तो सब लोग यूनाइटेड हो गए हैं इस जीत की वजह से, सब लोग सेल्फ रिलायंट हो गए। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हेल्प करने से लॉयर्स को भी दिख गया कि अगर वो मिल के किसी गलत चीज, जो अगर ब्रिटिशर्स कोई भी गलत चीज करेंगे फ्यूचर में, तो अगर वो लोग सब मिलके, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो 100% सच्चाई की ही जीत होगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर भी दबाव बनेगा और कोई भी, वो ब्रिटिशर्स किसी को भी अत्याचार नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं कर पाएंगे, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की टेक केयर करेगा और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, एक साथ यूनाइट भी हो गए थे। एक साथ रिलायंट हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। और जब एक साथ सब लोग यूनाइट हो जाएंगे तो वो सब लोग आजाद हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम चाहे मिल जाए, क्योंकि इंडिया भी उस वक्त उन्होंने कब्जा करा हुआ था ब्रिटिशर्स ने, पुलिस उनकी थी, जज उनका था, जमीन उनकी थी, लैंडलॉर्ड्स उनके थे, पैसा उनके पास था, पुलिस उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग सेल्फ रिलायंट थे, एक साथ जुड़े हुए थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और इसी तरीके से वो लोग आजादी को पा पाएंगे। ठीक है, समझ आया? बताओ हाँ भाई, भैया। कैसा लगा? थक तो कोई तुम गए होगे, क्योंकि 3 बजे से चल रहा है ये, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, इतने दिन से मैं सोच रहा हूँ कि इतना चल ही रहा है और मेरे इंग्लिश टीचर ने एक आधे घंटे की जूम क्लास में खत्म कर दिया। यार थोड़ा ना लंबा है ये, इसलिए ऐसा है। तो ये भाई ठीक है, कंगन और पीयूष और दीपक, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं इस मीम के साथ। तो गांधी जी एंटर्स चंपारण, लिव ब्रिटिशर्स, वक्त बदल दिया, ओ भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो कैसा लगा ये मीम और कैसा लगा ये सेशन, फटाफट बताओ यार तीनों। फिर इसको बहुत अच्छा। अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था भैया। ठीक है, चलो इसको फटाफट हम यहीं पे बंद करते हैं, बहुत हो गया। अब हम कल मिलते हैं और कल हम विस्तास का चैप्टर उठाते हैं, ठीक है? भैया हम लोग ऑल्टरनेट डेज क्लास रख सकते हैं क्या? ठीक है, ऑल्टरनेट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्चुअली में मैथ्स ट्यूशन स्टार्ट हो गए, तो उसमें काफी ज्यादा होमवर्क, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है मैथ्स का, तो इसलिए इतने दिन थे नहीं। ठीक है, ऑल्टरनेट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय, इस टीम के साथ बाय बाय। चलो एंड करता हूँ मैं सेशन को।